चलो सर, आज क्या शुरू करना है सर? क्या लेना है सर? कंसीडरेशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? ध्यान तो सुनेंगे ना, बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे ना। तो मुन्ना मुन्नी कंसीडरेशन की अगर बात करें तो कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है कंसीडरेशन का मतलब? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न अगर कंसीडरेशन का मतलब होता है तो इसकी डेफिनेशन किसमें लिखी है? सेक्शन 2D। बहुत बड़ी बात, 2D में सर इसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है ना? यूट्यूब वाले बालक बताएंगे सर आवाज आ रही है नहीं आ रही? गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन वाले बालक, हाँ लिंक ऑनलाइन वाले यूट्यूब पे करेंगे मतलब। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अनुज आ गया? अनुज को नहीं? हाँ आ रही है, ठीक है ठीक है बंद। हाँ ठीक है सर, आवाज आ रही है ना? हाँ तो ये तुम्हारे दोस्त आ रही है ऑनलाइन वाले, ठीक है? हाँ सर दीदी आवाज कम कर लो, आ रही है आवाज, में समझ गया ना? अब सर 2D की बात करें तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है सर? सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा था, सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा था कंसीडरेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर 2D ने हमें समझाया कि भैया कंसीडरेशन क्या होता है। तो कंसीडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, कंसीडरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब हमने बिल्कुल डिटेल में बात पढ़ी थी तो हमने बहुत डिटेल में एक SR के बनाया था, याद आ गया? SR के बनाया था, एक बनाया था पॉजिटिव डेफिनेशन का, एक SR के बनाया था नेगेटिव डेफिनेशन का। उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले मैं उन नेगेटिव शब्दों को हटा देता हूं, ठीक है ना? राइट, जो नेगेटिव डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो भैया हमने देखी, हमने सलमान खान की बात करी। सलमान खान ने बोलता रानी मुझसे शादी, तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन हो गया? जो वादा कर रहा है ना? राइट, ठीक है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें मैंने अपनी तुम्हें बात समझाई थी भैया, क्या ओ भाई दूसरी दुनिया में मत खो, इधर जाने नहीं, ठीक है? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। सुनेंगे ध्यान से। मैंने तुमसे बोला कि भाई मैं तुम्हें लॉ पढ़ा दूंगा, है ना? मुझे भाई अपना टी-शर्ट दे दे भाई, अपना ये चश्मे वाला भाई। तो मैंने गलत मांग लिया इसको? सही चीज है, बातें मत करो, फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं। देखो मैं बातें करोगे तो पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं, या तो अलग अलग बैठो, या फिर तुम मुझे पता लगा तुम बातें करने नहीं आ रहे, तुम पढ़ने नहीं आ रहे, तुम दोनों का। कंसीडरेशन वैलिड है इनवैलिड है? कंसीडरेशन वैलिड है इनवैलिड है? टी शर्ट वैलिड है, भूल गया भाई, तभी कहता क्लास में आ जाकर रिवीजन में। मैं प्रॉमिसर हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाने का वादा किया, तुमने वादा किया फीस देने का। मैंने कहा मेरी डिजायर से जो होगा तभी मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं, मेरी डिजायर क्या? टी शर्ट। क्या किसमें क्या इनवैलिड है? नहीं, मैं टी शर्ट ही मांग रहा हूं तो उसमें क्या इनवैलिड है? एडुकेशन की वाली नहीं ऐसा, अरे भूल गया भाई, कंसीडरेशन बार्टर भी होता है। ओ भाई वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, वो शेल्डन वर्सेस कॉक्स, वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है भाई। क्या कर रहे हो तुम? मैंने यहां तुम्हें बताया बार्टर सिस्टम भी चलता है, वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है। प्राइस जो तुम बोल रहे हो सेल्स ऑफ गुड एक्ट का प्राइस है, प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है वो, शेल्डन वर्सेस कॉक्स या कॉक्स वर्सेस हिकमैन, शेल्डन वर्सेस कॉक्स है वो। तुम कहां की कहां मिक्सिंग कर रहे हो तुम भैया? एग्जाम में लपेटा मार के आओगे, लपेटा जो बीकॉम में करना होता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट घुसेड़ रही है भाई बहन बीच में हमारी। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तो मैंने टी शर्ट मांगी कि मैं लॉ पढ़ाऊंगा, मुझे टी शर्ट दे दो, बिल्कुल वैलिड है, यानी बार्टर सिस्टम क्या है? वैलिड है, ठीक है? फिर आया प्रोमिसी। प्रोमिसी कौन हो गया? ये क्या नाम है भाई जो तू कह रहा था मैं भग रहा हूं क्लास से? अच्छा बिठा लिया, क्या नाम है? वेदांत। वेदांत, प्रोमिसी हैज डन, उसने मुझे टी शर्ट दे दी। कह रहा सर दे तो दी कल। प्रोमिसी हैज डज, वो कह रहा अभी ले जाओ। मैंने कहा ना, धो के दियो। तो कह रहा सर मैं दूंगा कल। अच्छा कल आपको प्रेस करके धो के दूंगा। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी ने कोई काम कर दिया था, प्रोमिसी कोई काम कर रहा है या प्रोमिसी कोई काम करेगा।
ऐसा एक्ट करना, ऐसा काम करना मेरे लिए कंसिडरेशन होगा। ठीक है, अगली बात, अब नेगेटिव डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव डेफिनेशन पे आते हैं। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, है ना, राइट। मैंने बोला कि भाई मैं तुझे पढ़ा दूंगा, बदले में मुझे क्या चाहिए, बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ तू कर, ये मत करियो, तू क्लास से मत जाइयो, है ना, राइट, या इसके साथ मत बैठियो। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्या कि लड़के के पिताजी ने बोला लड़के से कि भैया ले चेक पकड़, मेरी बेटी से शादी मत करियो। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर हो गए पापा, उसके पापा, उनकी इच्छा क्या है, ये ना करना। लड़का होशियार निकला, लड़के ने भी चेक पकड़ लिया। हालांकि एग्रीमेंट रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। लड़का शादी नहीं कर रहा था, लड़का कह रहा मैं नहीं कर रहा, लड़का कह रहा मैं एब्स्ट्रेन नहीं करूंगा। ऐसा लड़के का काम ना करना क्या बनेगा, कंसिडरेशन बनेगा। अब जज साहब ने क्या किया, ये पॉजिटिव डेफिनेशन और ये नेगेटिव डेफिनेशन दोनों को आलू गोभी की तरह मिक्स वेज बना दिया, और कौन सी डेफिनेशन बन गई, कंसिडरेशन की। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे खतरनाक बात इसमें आती है, ये एनी अदर पर्सन, यानी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा है एनी अदर पर्सन। बताओ ये एनी अदर पर्सन किस बात को दर्शाता है। एनी अदर पर्सन मतलब, हाँ बिल्कुल, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड भी होता है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू भी कर सकता है। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन हुआ, तुम्हारे पापा, है ना। तो मेरे को टी शर्ट चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा, मैंने कहा सर मैं पढ़ा दूंगा, मुझे टी शर्ट ला दे। मेरे को टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट तुम ना देके कौन दे रहा है, तुम्हारे पापा दे रहे हैं, घर परिवार कोई और दोस्त दे रहा है, तो क्या होगा, वैलिड कंसिडरेशन। एनी अदर पर्सन में आ जाएगा। फिर इसके रूल्स आए, कंसिडरेशन होना चाहिए एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। टी शर्ट वाला एग्जांपल दे दिया, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। जल्दी बताओ उसमें क्या हुआ। दुर्गा प्रसाद एग्रीमेंट किया कि मतलब मेरा सोसाइटी में वो घर बना दोगे तो मैं पैसा दूंगा, बलदेव मना कर दिया तो वो इम्पोसिबल नहीं होगा क्योंकि पहले से गवर्नमेंट से उसे मिला हुआ था। सही बात। कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब ने दुर्गा प्रसाद को बोला सरकारी दुकानें रिपेयर कर दो। दुर्गा प्रसाद सरकारी दुकानों में पहुंचा, वहां थी 60-70 दुकानें, उसमें से भैया एक था बलदेव। बलदेव ने क्या बोला, भैया तुम्हें तो दुकानें बनानी है, पहले मेरी कर दो, और क्योंकि मेरी दुकान चकाचक हो जाएगी, ग्राहक आएगा मेरे पास टकाटक एकदम बढ़िया तरीके से, मैं हर सेल पे कमीशन दूंगा। उसने लालच में उसकी दुकान बना दी, लेकिन बलदेव निकला चालू। बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को कमीशन देने से मना कर दिया। दुर्गा प्रसाद ने केस कर दिया। दुर्गा प्रसाद ने जब केस किया तो जज साहब ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में आता है, जज साहब ने बोला कि भैया इसको कमीशन देने की जरूरत नहीं है। रीजन ये बता, दुकान बनाने के लिए किसने बोला है, दुकान बनाने के लिए बलदेव ने नहीं बोला। तू ये बता, तू सरकारी दुकानों में पहुंचा किसके कहने पर, कलेक्टर के कहने पहुंचा, तो कलेक्टर की डिजायर है तू दुकान बना, वो तो तेरे को लालच दे रहा है कि पहले मेरी बना दे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तुम्हारी डिजायर है कि सर मेरा टेस्ट ले लो, लेकिन अगर तुम ये हिमांशु बोल रहा पहले मेरा चेक कर दो, तो सीक्वेंस कोई डिजायर नहीं होती है कि नहीं बात। तो जज साहब ने कहा इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि किसकी डिजायर पे है, कलेक्टर की डिजायर पे। ये लिखी बात, कोर्ट हेल्ड दैट दुर्गा प्रसाद कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बलदेव बिकॉज दुर्गा प्रसाद हैड कंस्ट्रक्टेड द मार्केट एट द डिजायर ऑफ क्या लिखा है, कलेक्टर। ठीक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट केस था जो हमने पढ़ा, यानी एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर काम होना चाहिए, यानी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर काम होना चाहिए, और किसी और से काम नहीं होना चाहिए। सलीम खो गया, बीरबल ढूंढ के लाया अपनी मर्जी से, तो कोई पैसा नहीं मांग सकता, वो किसी ने प्रॉमिस किया ही नहीं, लेकिन वो अकबर की रिक्वेस्ट पे ढूंढ के लाया, तो एट द डिजायर ऑफ अकबर है, तो अकबर से पैसे मांग सकता है। अनारकली ढूंढ लाई एट द रिक्वेस्ट, बीरबल ढूंढ लाया रिक्वेस्ट ऑफ अनारकली, तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि एट द डिजायर ऑफ अकबर नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर वो बीरबल ने किया अनारकली से, तो अनारकली से पैसे मांग ले। जो प्रॉमिसर है उसकी डिजायर पे काम करना है, आस पड़ोस के काम नहीं करना। अगला भयंकर केस, चिनैया वर्सेस रमैया। याद आ गई बात, चिनैया वर्सेस रमैया से इस लॉ का गठन हुआ, इस बात की पुष्टि हुई कि कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। भी क्या लेता है सर, कंसिडरेशन दे सकता है। ठीक है, याद आ गया। अभी बताता हूं। ये भैया आंटी जी
गुगली आंटी, ये होगी बसंती बेटी, और ये होगी भैया हमारी मौसी। ठीक है, गुगली आंटी ने बोला मेरा घर पकड़ और मौसी को हर महीने 50,000 रुपये महीना देती रही हो। माता जी चलेगी तीर्थ यात्रा पे, बेटी ने पैसे देने से मना कर दिया कि पैसे इसलिए नहीं दूंगी कि मौसी बदले में क्या दे रही है, मौसी बदले में क्या दे रही है, मैं पैसा भरती रहूं मौसी को, मौसी मुझे बदले में क्या दे रही है, कुछ नहीं। तो बस बेटी ने बोला कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सेक्शन 10 में लिखा है कंसिडरेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जज साहब ने बोला भाई जो तू मौसी को पैसे दे रही है, मौसी तुझे नहीं दे रही, पर मौसी के लिए तेरी मम्मी ना दे गई, तो मम्मी ने कहा मौसी को देती रही हो, अगर पैसे कम पड़े मेरा घर बेच दियो। तो कंसिडरेशन जो तुझे मौसी से चाहिए था वो कंसिडरेशन मौसी की जगह मम्मी से आ गया। तो कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। तुम्हारे मेरे केस में मेरा कंसिडरेशन तुमने थोड़ी दिया है, तुम्हारे पापा ने दिया है, घर वालों ने दिया है। बस ये है चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया होगी बेटी, चिन्नैया कौन हो गई, और रमैया हो गई मौसी। लॉ क्या निकल के आया, फ्रॉम एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, यानी कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। ठीक है भैया, बोलो। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, अभी बताया। हैज डन, डज, प्रॉमिस टू डू, एब्स्ट्रेन्ड, एब्स्ट्रेन्स, प्रॉमिस टू एब्स्ट्रेन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिंपल एग्जांपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगली बात, कंसिडरेशन क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम जो कह दो तो चांद तारे को तोड़ लाऊंगा, याद आया होगा ना, तुम्हें सुनाया भी था, ग्रुप पे था ना। तो भैया अगर भैया अक्षय कुमार कह रहा है तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊं, शिल्पा शेट्टी पढ़ी लिखी निकली, मुझसे लॉ पढ़ चुकी थी वो, ए शिल्पा, शिल्पा कह रही है सर चिंता नहीं करो आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे, ए पुष्पा। तो शिल्पा होशियार निकली, शिल्पा ने क्या बोला, तोड़ के ला, तोड़ के ला, नाटक मत दिखा मुझे, तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। तो क्या तोड़ लाएगा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी? नहीं। जज साहब ने कहा ये फिल्मी बातें मत क्या करो यार, ये फिल्मों से बिगड़ रहे हो तुम लोग, और फिल्मों से ये तुम्हारा एग्जाम खराब हो रहे हैं, क्योंकि उल्टे सीधे लॉ बनाया जाता है फिल्मों में। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी। चांद तारे तोड़ के लाना इल्यूजनरी है, कुछ इस तरह की बातें है ना, और वो वैलिड नहीं होता। मैं समुद्र पार कर दूंगा, 1000 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चला लूंगा, भाई 1000 किलोमीटर तो मीटर भी ना होता गाड़ी में, तो उतनी रफ्तार से गाड़ी चला लेगा, है फॉर्मूला 1 में भी ना होगा इतना मीटर तो। अब जो भाई साहब कहते हैं ओ भाई बेइज्जती मत करा दो भाई, ओ भाई ऑनलाइन वालों बेइज्जती मत करा देना एग्जाम में, मेरी बेइज्जती कराने का पूरा इंतजाम करके आए थे भाई आज, और ये मुन्नी भी येलो येलो डर्टी फैल लो। कह रहे कंसिडरेशन वैल्यू का होना ही चाहिए, कहां लिखा है वैल्यू का होना चाहिए? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, यानी MRP का कोई लेना देना नहीं कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन बस कुछ वैल्यू का होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो। मैंने क्लास में भैया अपना मोबाइल 1 रुपये में बेचा था, तो वैलिड था इनवैलिड था? वैलिड था। बस जज साहब ने देखा कि भाई कोई धमकी वगैरह तो नहीं है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यानी जज साहब ने कहा ये लाइन एग्जाम में लिखनी है, कोर्ट डज नॉट रिगार्ड द एजुकेशन ऑफ द कंसिडरेशन। एजुकेशन का मतलब होता है मार्केट वैल्यू के बराबर का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल भी भाई तुम्हें अपना ही एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने अपनी गाड़ी 500 में बेच दी भैया, मेरी कार मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स, मेरी कार मेरी मर्जी, बस बात खत्म, धमकी नहीं है। तो बस क्या तुम्हें क्या दिक्कत है, मियाँ बीवी राजी क्या करें, कहा जी मैं बेच रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा भाई बेचो कोई दिक्कत नहीं, कंसिडरेशन होना चाहिए, बात खत्म। अगली बात, एक वाला कह रहा है सर और एक्स्ट्रा पैसे ले लो, याद की बात, इसने फोटो की प्रिंट लगा रखी है, और एक्स्ट्रा पैसे ले लो और कुछ तूफानी पढ़ा दो। अरे तो मैंने पढ़ा तुझे तूफानी, अब क्या पंखे पे लटक जाऊं मैं, फांसी का फंदा लगा के पढ़ाऊं तुम्हें, है कि नहीं बात, राइट। तो जज साहब ने बोला सेम काम का एक्स्ट्रा कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता, यानी कि नॉट फॉर द एक्ट विच इज ऑलरेडी बाउंड, यानी कि कंसिडरेशन इज समथिंग अदर देन द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। नया कंसिडरेशन नए काम का तो पुराने काम का नहीं होता। इसका केस जो एग्जाम में आने की संभावना होती है वो होती है रामचंद्र सीतारामन वर्सेस, तुमने याद भी किया होगा, सिंपल था केस था। कालू वालू वकील था,
वो पैसा ले लेगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नाम से तुम तो XY करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई साहब वकील साहब थे, उनको मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि भैया ये लो पकड़ो 10 लाख रुपए, मेरा केस लड़ लो। अब जो भैया 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने केस लड़ने के दिए हैं, तो वो जिताने के दिए, हारने के लिए दिए? बोलो, जिताने के लिए, हारने के लिए? जिताने के लिए ना। अब वही बंदा दोबारा जा रहा है फाइनल डे पर, 5 लाख और ले ले, मुझे केस जिता दे। अबे तो पहले 10 लाख तूने जिताने को तो दिए थे भाई। तो जो एक्स्ट्रा कंसीडरेशन दे रहा है सेम काम का, वो वैलिड नहीं होता। तो जब सब कह रहे मतलब तू 10 लाख तो हराने के दे रहा होगा, फिर 5 लाख तू जिताने के लग देगा, तेरा दिमाग चल गया। हार तो तू वैसे ही जाएगा अगर तू पैसे ना देगा तो जज साहब ने बोला लॉयर पैसा ना ले सकता ना डिमांड कर सकता उसी काम के लिए जो पहले से क्या है, प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है। तो एक्स्ट्रा कंसीडरेशन देना सेम काम का वॉइड होता है। मैंने हिंदी में बात लिखवाई थी, राज की बात लिख के, एक्स्ट्रा कंसीडरेशन फॉर नया पैसा उसका नहीं देगा। एक्स्ट्रा कंसीडरेशन फॉर सेम वर्क इज इक्वल टू वॉइड। दूसरा केस है आपका कॉलिन समन, अगर कोर्ट के पास से तुम्हारे घर पे नोटिस आ गया, समन का मतलब था कोर्ट का नोटिस है मुन्नी। कोर्ट के पास से बहन तेरे घर पे नोटिस आ गया, कोर्ट में जाके तुझे गवाही देने जज ने बुलाया। अब जिसके फेवर में गवाही देनी है वो रात को तेरे घर पे आ गया, पैसे ले ले बहन, सुबह सुबह टाइम पे पहुंच जाइयो, तेरे लिए गाड़ी करवा दूं, कैब करवा दूंगा मैं, है ना, और ले ले 10,000 रुपये और ले ले। इनने पकड़ लिए तो लौटाने पड़ेंगे। क्यों लौटाने पड़ेंगे? जिस काम को करने के लिए कोर्ट तुम्हें कह रहा है, तो उसके लिए तुम्हें टाइम पे जाना ही है, तुम उसी काम के लिए दूसरे पैसे क्यों ले रहे हो? तो कंसीडरेशन जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है उसके लिए नया कंसीडरेशन नहीं लेना, तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। ये लिखी बात, देयर इज नो कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस, जो ऑलरेडी आपको करना है उसके लिए कोई कंसीडरेशन नहीं देना, लौटाने पड़ेंगे पैसे। पुलिस वाले लेते हैं। फिर वही बात भाई, अभी समय नहीं है गाय भैंस उड़ाने का। नहीं, लेने वाले की ईमानदारी है कि उसने नहीं लिया, और सामने वाले ने अगर बात कोर्ट में पहुंचा दी तो आपको लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस काम के लिए आपको कोर्ट से नोटिस आ गया उस काम के लिए पैसे क्यों ले रहे हो भाई? फिर तो वो छुपी होगी ना बात। नहीं तो मैं तो हम लॉ कभी ये मानते ही नहीं कि बात छुपी है, हम तो लॉ ये पढ़ के मानते हैं कि हर बात ओपन है कि नहीं बात। गाय भैंस में थोड़ा ऐसा हो गया ना ना भैया, जो कुछ है सब कुछ ओपन है, तुमने उगल दी बात कोर्ट में जाके मेरे को पैसे मिले, जैसा हमने कहा लौटा दे, बात खत्म। ठीक है, कंसीडरेशन इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं चाहिए। इमोरल समझ गए? सुपारी ले ली, पिटवा दिया, रिश्वत दिलवा दी, या तुम मुझे ड्रग्स के पैकेट दे रहे हो, पढ़ा दो सर, एक इंजेक्शन लगा देना यहाँ पे, सीधा प्रीति की शादी के बाद उठोगे, प्रीति मैडम कह रही है मेरी तो होगी शादी, है कि नहीं बात, राइट? तो भाई ये इंजेक्शन, ड्रग्स, मार पिटाई, ये सब इनवैलिड कंसीडरेशन होता है। इसका मैंने तुम्हें कोड लिखवाया था, कोड दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओगे इसका कोड क्या था? हाँ, इसका कोड मैंने तुम्हें लिखवाया था, कंसीडरेशन लो परदेश में, है कि नहीं बात? परदेश पिक्चर के गाने भी हमने सुने थे। ठीक है, तो तुमने नोट करा हो कंसीडरेशन लो परदेश में, तुमने नोट कर रखा है। फिर अगला टॉपिक आता है सिमरन राज, याद आ गई बात? सिमरन और राज, बाबूजी, सिमरन और राज। राज ने सिमरन को $4 में टायर बेच दिया, बाबूजी ने कहा था $5 से नीचे मत बेच दीजिए वरना मुंडी काट दी जाएगी तेरी। सिमरन ने $4 क्या किया सर? पैसा भी भर दिया। बाबूजी को जब पता लगा कि डील हो चुकी है, बात है ना हाथ से निकल चुकी है, तो बाबूजी ने बोला द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिमरन एंड राज इज वॉइड, क्योंकि हमने मना किया है। बाबूजी है डनलप टायर, राज है हमारा सेल्फ्रिज एंड कंपनी। कौन जीतेगा? नहीं, कौन जीतेगा, बाबूजी या राज? राज जीतेगा। क्या सिमरन को टायर लौटाने की जरूरत है? नहीं।
तो जज साहब ने बोला डनलप टायर इज द स्ट्रेंजर ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो जज साहब ने बोला भाई दूसरे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है? कभी किसी ग्राहक को सुना है तुमने कि भैया पहले ग्राहक 400 रुपए में सामान लिया है, फिर कंपनी से कॉल आ रहा है 100 रुपए कम देगे, दे जाओगे तुमसे आज मैं कह दूं कि भैया तुमने इतनी फीस भर दी, फाउंडेशन की भर दी, गलती से 2000 रुपए कम लिए थे ला के, दे दोगे तुम? लेट जाओगे यहीं। 2000 रुपए कम दिए तो हम आई ना डिवीजन क्लास में हम ना डिवीजन क्लास, हम तो ऑनलाइन कर लें, ठीक है। तो जज साहब ने बोला भाई एक बार आपने सामान किसी को बेच दिया तो उस ग्राहक को परेशान नहीं करते, ग्राहक इज द किंग। तो जज साहब ने बोला डनलप टायर इज स्ट्रेंजर टू, ना हमें इससे मतलब नहीं भैया, हम तो सिमरन के फेवर में है। किसके कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है डनलप टायर? यानी कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन राज एंड सिमरन एंड डनलप टायर द स्ट्रेंजर ऑफ राज एंड सिमरन कॉन्ट्रैक्ट। तो जज साहब ने एक रूल निकाला, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। बात समझ आ गई? एग्जाम में कई बार आता है एक शब्द, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। दोनों ही बातें सत्य हैं, दोनों ही बातें सत्य हैं। इसमें लिखेंगे डनलप टायर वाला केस, इसमें लिखेंगे चिनैया वर्सेस रमैया, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन ये, 2 नंबर का क्वेश्चन ये, 2 पैराग्राफ में खेल खत्म कर देना है और 2 केस लॉ लिखकर। तो ये आईसीआई के एग्जाम में 4 नंबर में आ चुका है ना। ये सारी बातें लिखी हैं। अब जब डनलप टायर ने पूछा कि भैया मुझे बता दो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू क्यों नहीं कर सकता, तो जज ने रीजन दिया ये, बिकॉज ऑफ प्रीविटी, मतलब पीवीटी मतलब रिलेशन। भाई तेरा राज और सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में रिश्ता ही क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं कहलाता भैया, अनजान है तू। सिमरन तो जानती भी नहीं डनलप टायर के बारे में, है ना, और राज ना उसे बता रहा डनलप टायर के बारे में। फिर भैया दुनिया में कुछ आए हैं तो उसके एक्सेप्शन भी, अपवाद भी जरूर आते हैं। सभी अपवादों का एक ही लॉजिक है। अगर आसान भाषा में बोलूं, अपवाद का मतलब हुआ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन, यही तो मतलब हुआ। अभी ऊपर क्या पड़ा? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। अब मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। पहला केस ट्रस्ट। ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज होते हैं उनको ये बोला जाता है कि भलाई का काम करो, तो जिसकी भलाई के लिए काम होता है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। आमिरुल्लाह वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। आमिरुल्लाह ने अपनी किताब भेजी, मान लो अंकुर ने किताब भेजी आमिर को, और अंकुर ने बोला ओ भाई, ओ आमिर भाई पोस्ट ऑफिस से भेज रहा हूं, है ना। पोस्ट ऑफिस से बोला पहुंचा देना। अब कॉन्टेक्ट हुआ अंकुर और पोस्ट ऑफिस के बीच में, लेकिन आमिर भाई कौन हो गए? आमिरुल्लाह हो गए स्ट्रेंजर, और वो भी बेनिफिशियरी। तो आमिरुल्लाह स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी स्यू कर सकते हैं ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम। याद आई बात? ठीक है। हुसैनी बेगम के पिताजी ने पापा ने ख्वाजा मोहम्मद, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, उनसे कांटेक्ट किया कि भैया मैं तुम्हारे लड़के से अपनी बेटी की हुसैनी बेगम की शादी करा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को पॉकेट मनी देते रही हो। ख्वाजा मोहम्मद ने बोला टेंशन मत लो, लाख रुपए महीना पॉकेट मनी देंगे, शाही ठाट से रहेगी तुम्हारी बिटिया। ख्वाजा मोहम्मद ने पॉकेट मनी देनी शुरू कर दी, शादी वादी हो गई। उसके बाद पिताजी निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो लिए। ख्वाजा मोहम्मद ने पॉकेट मनी देने से बंद कर दिया। फिर बेटी कह रही है पॉकेट मनी क्यों नहीं देंगे, पापा बोल गए थे। तो ख्वाजा मोहम्मद कह रहे पापा बोल गए थे ना, अब पापा नहीं रहे, पापा होली अल्लाह को प्यारे, नहीं दे रहा, बोल केस करेगी? उनने कहा केस करूंगा, केस करूंगी मैं। जज साहब ने ख्वाजा मोहम्मद से पूछा पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो ख्वाजा मोहम्मद ने बोला कि बेटी हुई थी कौन है केस करने वाली? बहू मेरी। कॉन्टेक्ट हुआ पापा के और ख्वाजा मोहम्मद के बीच में, बहू कौन? तो जज साहब ने बोला बहू स्ट्रेंजर प्लस बेनिफिशियरी। एक स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है तो केस कर सकता है। ख्वाजा मोहम्मद हार गए, हुसैनी बेगम जीत गई। शी कैन रिकवर द अमाउंट। याद आ गई ना बात?
अगला पॉइंट आया सर, अगला पॉइंट आया फैमिली सेटलमेंट शुप। शुप मम्मी आ गई, शुप मम्मी, ठीक है, याद आ गया बात। दो भाइयों ने, अनिल मुकेश, याद आ गई कहानी अनिल मुकेश की। अनिल मुकेश ने एचयूएफ को तोड़ते टाइम पे ये बोला कि एचयूएफ का पैसा मम्मी के लिए लगाएंगे, और पैसे को क्या होगा, जो भी रिटर्न मिलेगा मम्मी को सौंप देंगे। एचयूएफ ब्रेक हो गई, पर मम्मी के नाम पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। मम्मी ने केस कर दिया, बच्चे नालायक निकले। पहले बोला अलग होएंगे मम्मी, फिर बोला तू रखियो मम्मी को, तू रखियो माँ को, तू रखियो माँ को। अब इस झगड़े के बाद भी मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मैं खर्चा पानी कहाँ चलाऊं भैया, दवाई ववाई का बहुत खर्चा है भैया, इसके पापा भी ना रहे, अब तो रोने लगी मम्मी। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला माता जी चिंता मत करो, रो मत, आंसू पहुंच लो अपने, हम तुम्हें जिताएंगे। ए और एम के बीच में, अनिल मुकेश के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। मम्मी कौन हुई, प्लस, क्योंकि पैसा तो मम्मी को जाना था। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट फैमिली सेटलमेंट में स्यू कर सकता है अगर वो सेटलमेंट राइटिंग में लिखा है तो शुप्पू मम्मी जीत गई। क्या लगी बात। तीनों बहनों के साथ क्या, तीन बहनें क्या कहने, तीनों साथ में, लहंगा हाथ में, है ना, याद आ गई बात। बड़ी दीदी मंजली दीदी और छोटी बहन मनीष मल्होत्रा का लहंगा, मनीष मल्होत्रा का लहंगा। बड़ी दीदी, तीन बेटियां थी। एक एचयूएफ में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जब भी तीनों बेटी की शादी होगी, शादी एचयूएफ के रिजर्व एंड सरप्लस से होगी। बड़ी की शादी हुई, मनीष मल्होत्रा का लहंगा आया 20 लाख का। मंजली की शादी हुई, मनीष मल्होत्रा का लहंगा आया 25 लाख का। छुटकी की शादी का नंबर आया, उससे पहले एचयूएफ तोड़ दी गई, भाई लड़ ली आपस में। छोटी कह रही है मेरी शादी में भी लहंगा आएगा, कम से कम 25 लाख का तो आएगा ही। पापा कह रहे 25 लाख का तो मुन्नी मेरा पूरा बजट ही है, तेरी शादी 25 लाख में निपटानी है, तू काहे के सपने देख रही है, लहंगा आएगा तेरा 2 लाख का बस। भड़कना बनता है छोटी वाले का। छोटी वाले कह रहा क्यों पापा, बड़ी दीदी की तो बहुत शादी बढ़िया करी, ये करी वो करी, मेरी में क्यों नाटक कर रहे हो। पापा कह रहे बेटे मैं थोड़ी नाटक कर रहा हूँ, ते ताऊ जी लड़ लिए भैया, क्या करें भाई भाई में डिस्प्यूट हो गया यार, क्या करें, दुनिया यही है, पैसों पे मरती है। तो उनने बोलना भैया आपस में तुम जो कर रहे हो करते रहो, मैं केस करूंगी, मेरी शादी में भी उतना ही खर्चा होगा जिन बड़ी हो हुआ है। बिटिया जीतेगी या एचयूएफ जीतेगी, बेटी को जीता। जज साहब ने बोला एचयूएफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसमें तीनों बेटियां बेनिफिशियरी थी, तो छोटी भी बेनिफिशियरी है, उसका भी लहंगा 25 लाख का और शादी बढ़िया तरीके से होगी। तो जज साहब ने बोला पार्टीशन के टाइम पर फीमेल मेंबर स्यू कर सकता है अपने खर्चे पाने के लिए। केस का नाम याद रखेंगे, रकमन बाई वर्सेस गोविंद। अगला एक्नॉलेजमेंट। अगर भैया मैंने कहा था मुझे पराग सर को पैसे देने हैं, हिमांशु ने कहा सर मैं दे दूंगा, मैंने कहा बात कर, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं इसमें, है ना, योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। आंटी ने बोल भी दिया, इसने बोला सर पैसे मैं दूंगा, एक्नॉलेज कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ अंकुर और हिमांशु के बीच में। बेनिफिशियरी कौन हो गए, पराग गुप्ता जी बेनिफिशियरी हो गए। अंकुर और हिमांशु के बीच कॉन्ट्रैक्ट था कि भैया पैसा हिमांशु पराग गुप्ता सर को पकड़ाएगा, और उसने इस बात की एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज मतलब हामी भरी। तो पराग सर बेनिफिशियरी है, पराग सर केस कर सकते हैं। यानी कि पराग गुप्ता सर इज अ स्ट्रेंजर बट अ बेनिफिशियरी। असाइनमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल दुनिया में इंश्योरेंस। पापा ने इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट किया कि भैया बीमार हो गए तो पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे। बीमार हुआ बेटा, तो कॉन्टैक्ट हुआ पापा और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। बेटा कौन है, बेनिफिशियरी मत बोलो खाली, स्ट्रेंजर एंड बेनिफिशियरी। तो स्ट्रेंजर कैन स्यू, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, छोटू लाल मोहन लाल वाला केस याद आ गई बात। मोहन लाल ने सोहन लाल से कांटेक्ट किया कि मेरा एक बेटा है छोटे लाल, मैं तेरे को जमीन बेच रहा हूं 10 एकड़, ठीक है, लेकिन 10 एकड़ जमीन बेचने के बाद उसमें से तू 1 एकड़ किसको देगा, छोटे को देगा। मोहनलाल अल्लाह को प्यारे हो लिए। छोटे लाल को बात पता लगी, पिताजी 1 एकड़ जमीन दे गए। छोटे लाल ने सोहन से बोला मेरे को 1 एकड़ की जमीन दे दे। सोहन कह रहे नहीं दूंगा। पिताजी अल्लाह को प्यारे हो गए, पिताजी को बोला भैया
छोटे लाल केस कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि छोटे लाल इज बेनिफिशियरी प्लस स्ट्रेंजर। कोवेरिएंट का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन रनिंग विद द लैंड। और भैया अगली बात जो बिल्कुल मैंने तुम्हें बताया, एक प्रिंसिपल है, उसका एक एजेंट है, और वो एजेंट आयुष्मान खुराना है जो क्रीम बेचा करता है प्रीटी यू नाम से लड़कियों को, गड़े गड़े मुखड़े पे काला काला चश्मा है ना, तो ये क्रीम आपको गोरा बनाएगी। याद आ गई पिक्चर? अरे बाला पिक्चर, खूब क्रीम बेची उसने। अब जिन लड़कियों को वो क्रीम बेचता है उनसे पैसे लेता है। अब सारे पैसे एजेंट रख सकता है क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एजेंट के और लड़की के बीच में, पैसा होता है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल स्ट्रेंजर प्लस बेनिफिशियरी। अरे आयुष्मान खुराना तो सैलरी ले रहा है भाई, या कमीशन लेगा, है ना? बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल कैन स्यू द एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सारा पैसा प्रोडक्ट का किसका हो जाएगा? प्रिंसिपल का है वो, आयुष्मान खुराना का नहीं है। आयुष्मान खुराना तो सिर्फ उसका एजेंट है, तो एजेंट क्या लेगा? सैलरी या कमीशन। बात समझ में आ गई? इन सब केस में क्या था? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। कोड बोलो जल्दी, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का कोड। हाँ, फालतू कोड था इसका। सर फालतू की बातें सब, कोई बेनिफिशियरी केस नहीं करता, तो फालतू था इसका। अगला चिनाया वर्सेस रमाया इंपॉर्टेंट है, बलदेव इंपॉर्टेंट है, सेल डनलप टायर इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोहम्मद इंपॉर्टेंट है, सुप्पू मम्मी वाला इंपॉर्टेंट है। अगली बात, हमने सेक्शन 10 में पढ़ा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस सेक्शन 25 ने लिखा कि जो सेक्शन 10 ने बोला उसको मैं बढ़िया शब्दों में बोलता हूं, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज। फिर इसी बात को जोड़ देकर बोला अब्दुल अजीज वर्सेस मौजम अली। ठीक है भाई साहब, मौजम अली ने बोला मंदिर की दीवार मैं बनवाऊंगा। याद आ गई बात? मस्जिद की दीवार मैं बनवाऊंगा। अब्दुल अजीज थे मान लो पंडित जी की पोस्ट पर, दीवार मैं बनवाऊंगा पंडित जी, वादा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बाद में दीवार नहीं बनवाई, पंडित जी ने केस कर दिया। कौन जीतेगा? मौजम अली विल विन, पंडित जी लूज, बिकॉज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन। याद आ? समझ में आ गई बात? ये रहा। फिर भैया कुछ लॉ बनते हैं तो उसका अपवाद भी बनता है। अब इसी केस में दूसरा केस बना, मौजम अली ने कहा भाई दीवार बनवाऊंगा, पंडित जी ने बोला पिछली बार की तरह नाटक करेगा तू, है ना, तुझे ना मिलना प्रसाद में लड्डू वड्डू कुछ भी। वो कह रहा पंडित जी मैं दीवार बनवाऊंगा, घबरा क्यों रहे हो? ना 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 ना, तूने पिछली बार मुझे केस हरवाया, बेइज्जती होगी भैया कोर्ट में जाके। पंडित जी मैं दीवार बनवाऊंगा, ना बनवाएगा नहीं, बता कैसे बनेगी। मौजम अली को गुस्सा है, मौजम अली ठेकेदार को बुला लिया। किसको बुला लिया? ठेकेदार को बोला भाई बना दीवार बना, पैसे मैं दूंगा। 5,000 रुपये एडवांस देके निकल लिए। ठेकेदार ने बोला 25,000 लगेंगे। उसके बाद मौजम अली गायब हो गए। ठेकेदार कहने लगा पंडित जी तुमने बोला था, हाँ मैं बैठा हूं, दीवार बनवाओ। ठेकेदार पंडित जी से पैसे मांग के ले गया। पंडित जी ने केस किया। बताओ यार क्या आदमी है, सिर्फ 5,000 रुपये दे गया, 25,000 मेरे सर पे बांध गया। मौजम अली ने सेम बात बोली, क्या भाई मैं 25,000 रुपये और क्यों दूं, मैंने 5 दे दे, 25 क्यों दूं? पंडित जी मुझे बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन जीतेगा, पंडित जी या मौजम अली? अब पंडित जी जीतेंगे। जज साहब ने बोला कि मौजम अली भैया तुमने दीवार बनवाने के आधे पैसे दे दिए, कुछ पैसे दे दिए,
और बाकी लाइबिलिटी पंडित जी के ऊपर चढ़ा के चले गए। अरे मैं आ जाऊंगा, पंडित जी बैठे तो हैं। पंडित जी ने बेचारे कह रहे हाँ भाई मैं बैठा हूं, तू बता दीवारी वार दे जाएगा पैसे। तुम्हारे फ्री प्रॉमिस के चक्कर में अगर सामने वाले के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे एक्सेप्शन में डाला गया। नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। इस केस को नाम दिया गया चैरिटी, और ये तुमने इसके एक्सेप्शन में ये पढ़ रखा। याद आ गई बात? तो ये तीन बातें कहती हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और केदारनाथ मोहम्मद अली क्या बोलता है, मोहम्मद गौरी क्या बोलता है? बोलो। केदारनाथ और गौरी मोहम्मद बोलता है नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट अगर लाइबिलिटी चढ़ा दी गई है तो। याद आ गई बात? तो पंडित जी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ाने का। अगला सर जो मैंने तुम्हें बताया था, इस केस को पढ़ना, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट का अगला केस प्यार मोहब्बत, बाल्फर वर्सेस बाल्फर में बाल्फर आंटी की आत्मा को और चोट पहुंचाने वाला कॉन्ट्रैक्ट। एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को बोल दिया मैं तुझे पॉकेट मनी दूंगा। क्या दूंगा? बाद में देने से मना कर दिया। 99.99% बच्चे लिखते हैं वॉइड है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। लेकिन सेम कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा अगर वो यहां कवर हो गया। फैक्ट की बात, 99 में नहीं, तुम में से 100% बच्चे ही बोलेंगे बाल्फर वर्सेस बाल्फर। लेकिन अगर चार बातें पूरी हो गई तो बाल्फर आंटी जीत जाएंगे। राइटिंग में होना चाहिए, सबसे खतरनाक बात रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से होना चाहिए और नियर रिश्ता होना चाहिए। अगर ये चारों बातें एक साथ पूरी हैं तो बाल्फर आंटी जीतेंगे। पूनू बीबी हैं किसमें? बाल्फर वर्सेस बाल्फर में ये दिक्कत थी। आंटी जी ने वहां बीमार होने के बाद इंग्लैंड में रजिस्टर्ड नहीं कराया था। यहां आंटी होशियार निकली, और वो आंटी बाल्फर नहीं थी, वो आंटी थी पूनू बीबी। तो बाल्फर आंटी के साथ पूनू बीबी आंटी को पढ़ेंगे तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो जज साहब ने बोला ये चारों चीजें पूरी हैं तो पूनू बीबी जीतेंगी। सेम आया भाइयों के केस में, चारों चीजें पूरी हैं तो नो कंसिडरेशन के बाद भी पैसे देने पड़ेंगे। नो कंसिडरेशन, लेकिन भूतनाथ मुखर्जी में कुछ उल्टा हुआ। बताओ इसमें पैसे क्यों नहीं देने पड़े? क्योंकि यहां पर लव एंड अफेक्शन नहीं था, लड़ाई झगड़े के बाद था। तो यानी कि चारों में से एक भी चीज छूट गई है ना। अगर चारों में से एक भी चीज छूट गई, लव एंड अफेक्शन नहीं है, नियर रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट के लिए चारों बातों का पूरा होना जरूरी है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए इन चार बातों को लिख लेना कॉपी में पहले। तो भूतनाथ मुखर्जी में ये नहीं था। अगर ये नहीं था तो क्या होगा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और अगर चारों बातें पूरी तो क्या होगा? नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। अगला सर, अगला मेरा वाला ही केस, अपना ही नाम लिख के तुम्हें समझाई थी मैंने बात। बताओ क्या था? अगर किसी ने मेरी सहायता कर दी, मानचो भैया, अगर किसी ने मेरी सहायता कर दी और अपनी मर्जी से फ्री में सहायता कर दी, अपनी मर्जी से, और मेरा दिल इतना भाव विभोर हो गया, मतलब दिल इतना गार्डन गार्डन हो गया मेरा, मैंने जोश जोश में उससे बोल दिया मेरे पर्स में जितना पैसा सब तेरा है। वो खुश, सर क्या बात कर रहे हो, फिर से बोलना भाई तूने। बाद में पता लगा उसमें निकले 10,000 रुपए। मैंने कहा वो नहीं था,
मुझे लगा 1000-1200 पड़े होंगे, इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब बताओ अब वो केस कर रहा है, वो जीतेगा मैं जीतूंगा? मैंने ये बोला कि मैं इसको अपने पर्स से अंकुर भैया उस स्टूडेंट को एक्स को 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है अपने पर्स से, लेकिन एक्स ने क्या किया उसके बदले? तो एक्स कह रहा है भाई मैंने क्या किया, मैंने तेरा पर्स ढूंढा है ना, दूसरे केस में भैया तेरे छोटे बच्चे को पढ़ा दिया, तीसरे केस में तुझे डूबने से बचा लिया, अबे तेरी जिंदगी बचा ली मैंने। तो मैंने कहा जिंदगी बचाने के लिए मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था, वो तो तूने अपनी इच्छा से बचाई। गहराई समझ लो, गहराई। जब उसने डूबने से बचाया, जब उसने मेरा पर्स ढूंढा, जब उसने मेरे छोटे बालक को पढ़ाया, तो उसने अपनी इच्छा से पढ़ाया ना, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा तो तेरी सेवा थी। क्या थी? तो जज साहब को बहुत गुस्सा है इस बात पे। जज साहब ने कहा अगर उसने ये काम सेवा समझ के किया तो उसे मेवा का लालच क्यों दिया, फिर सेवा में मेवा क्यों डाली? तो जज साहब ने बोला अगर उसे मेवा का लालच दे दिया तो तुम सर उसकी की गई सेवा को मैं क्या मानूंगा? कंसीडरेशन मान लूंगा। दैट इज इक्वल टू पास्ट कंसीडरेशन। तो बताओ मुझे 10,000 देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। सिर्फ एक गलती के चक्कर में कि उसकी सेवा से खुश होकर मैंने उससे एक वादा कर दिया पैसे का। अगला सर, अगला उस बच्चे के लिए जो मुझे सामान बेचता है अपनी दुकान से। याद आ गई बात? एक बालक जिसके पापा बिजनेस करते हैं, मैंने उसकी दुकान से सामान खरीदा और बोला उधार पैसा बाद में चुकाऊंगा, और मैंने कितने साल निकाल दिए? 12 साल, 4 साल। कितने निकाल दिए? कितने निकाल दिए? तो एक लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट में लिखा है, लिमिटेशन एक्ट में लिखा है कोई भी उधारी, कोई भी डेट 3 साल के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ऑटो बैड हो जाता है। कहने की और सुनने की और बताने की बात नहीं है। तुमने कहा सर ये क्या किया मेरे साथ? मैंने कहा क्या किया? कानून का सहारा लिया। बालक को बहुत बुरी लगी बात। सर बताओ आपने कानून पढ़ रखा है तो हमें पागल बनाओगे आप तो सर, 3 साल तक पैसे दे दूंगा, पापा और मारेंगे अलग। और बच्चा कह रहा है पापा को जाके बोलूंगा पापा एंटी डाल दो, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू अंकुर सर, पीएनएल डेबिट टू बेड डेट, खेल खत्म करो। पापा कहेंगे मतलब लाख रुपए बेड डेट मान लूं? हाँ पापा अंकुर सर को डेटर के नाम पे डिलीट मार दो अब, और पीएनएल से राइट ऑफ कर दो। पापा को बहुत गुस्सा है, कह रहा भाई 1 लाख रुपए का नुकसान करवा रहा है। अब बालक के ऊपर दया आ गई। मैंने कहा चलिए तेरे लाख रुपए हैं लौटा दूंगा। 3 साल के बाद जब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए लौटाने की बात कर रहा हूं, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 1 लाख रुपए मैं तुम्हें लौटाऊंगा, इसके बदले तू मुझे क्या दे रहा है? तुम कहोगे सर 3 साल पहले एसी बेचा था 1 लाख का। मैं कहूंगा वो तो खाते से ही खत्म हो गए। कहां से खत्म हो गए? तो वो तो बेड डेट की एंट्री तूने पास कर दी, मैंने पास कर दी, खत्म बात। तो बेड डेट को दोबारा जिंदा थोड़ी करना है। तो जज साहब ने कहा सर एक चीज और पढ़ाई होगी अकाउंट्स वाले भैया ने, रिकवरी ऑफ बेड डेट। पर मैंने कहा जज साहब से रिकवरी ऑफ बेड डेट 3 साल में वैलिड होती है। जज साहब ने कहा 3 साल के बाद भी वैलिड कर दूंगा मैं। बेड डेट रिकवर हो जाएंगे 3 साल के बाद भी अगर तुमने 3 काम करवा लिए मुझसे। समझ गए? तीनों काम मुझसे राइटिंग में ले लेना, साइन करवा लेना, और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना कि अब जो सर 1 लाख रुपए देंगे वो वाले 1 लाख रुपए हैं जिनके एसी में सर को 4 साल पहले बेच चुका हूं। अब मुझे बताओ, अब मैं 1 लाख रुपए तुम्हें दूंगा तो उसका कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? 4 साल पहले बेचा हुआ एसी। जज साहब कहेंगे वही जो बेड डेट हो गए ना, वही तुम्हारा वैलिड कंसीडरेशन होगा। सर बात समझ में आ गई? इसका लॉजिक मैं तुम्हें बता चुका हूं कि किसी को नुकसान पहुंचाना, लॉ का लॉजिक
बोलो, नहीं है। याद रहेगी बात, सेम बात। माल्या रे माल्या, विजय माल्या, विजय माल्या ने अपने बेटे को आरसीबी गिफ्ट कर दी, एग्जाम्पल वही लिख के दिया है। तो ऐसी हवा में गिफ्ट कर दी होगी, कल से आरसीबी तेरी, ये ले पकड़ चाबी। भाई फ्रॉड करने से पहले अपने बेटे को गिफ्ट कर गया था, वो तो बेटा फ्रॉड थोड़ी है उसका। कंपनी अलग है ना, तो हाँ, बाप की सजा बेटा थोड़ी भुगतेगा। आरसीबी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब तो कंपनी लॉ पढ़ चुके हो। विजय माल्या की जो थी किंगफिशर वगैरह, दैट वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो भैया वो सेपरेट एंटिटी है। तो जब विजय माल्या ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट की होगी, आरसीबी की टीम गिफ्ट की होगी, तो विजय माल्या को बेटे ने कंसिडरेशन में क्या दिया? क्या दिया? विजय माल्या ने बेटे माल्या सिद्धार्थ माल्या को आरसीबी दी। सिद्धार्थ ने विजय माल्या को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। नो कंसिडरेशन, स्टिल वैलिड, कंप्लीट गिफ्ट। बस गिफ्ट क्या हो जाना चाहिए? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एजेंट बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत जैसे मेरे पास ऑफर आते रहते हैं, पता किसके? कभी LIC वालों के, कभी कोटक वालों के। उन्हें लगता है मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, पराग से यूट्यूब पढ़ाते हैं, इतने बच्चों को हम पढ़ा लेते हैं, सर बच्चों को पॉलिसी बेच दिया करना। नहीं बच्चे मतलब अपने घर में बता देंगे, है ना, बढ़िया पॉलिसी। हमारे एजेंट बन जाओ आप। तो मान लो भैया 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 2-4 ने पॉलिसी ले ली तो भी भला हो गया। मेडिकल पॉलिसी या LIC पॉलिसी। अबे मैं भी पॉलिसी लेता हूं, तुम्हारे घर वालों ने पॉलिसी ले रखी है। तो पॉलिसी मेकर मुझे बोलते हैं पॉलिसी वाले कि सर जब इंसान को पॉलिसी लेनी तो आपसे क्यों नहीं, और आप थोड़ी सस्ती भी दे देना। मतलब जैसे आपका कमीशन मान लो है 10%, कोई 1 लाख की पॉलिसी खरीद रहा है, आपको 10,000 मिलेगा, तो आप कह देना भाई मैं तेरे कुछ पैसे लौटा दूंगा। तो ये बता दो, एजेंट बनने के लिए अगर मैं आज LIC का एजेंट बनता हूं तो क्या मुझे एजेंट बनने के लिए LIC को कोई फीस भरने की जरूरत है? क्या कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन बनाई जाती है। बेलमेंट याद करो। बेलमेंट का मतलब होता है अपनी चीज इस्तेमाल करने के लिए किसी को सौंप देना, जैसे स्कूटी। याद आ गया स्कूटी? अगर तुमने अपने दोस्त को स्कूटी दे दी, उसे क्या बोलते हैं? तुम बेलर हो, वो बेली है। तो इसी और तुम्हारी ट्रांजेक्शन में बोलते हैं बेलमेंट। अब तुमने दोस्त से कहा पे ले जा यार, तू ले जा, है ना, शाम टाइम पे आ जियो, तो तुमने बेलमेंट फ्री में दे दी। तो फ्री बेलमेंट क्या होती है? वैलिड होती है, इसलिए उसके लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। अब मैंने ये इस्तेमाल कर रहा हूं, या मुझे कहीं जाना है, मैं पराग सर की गाड़ी ले गया, तो सर कह रहे सर अब इसमें किराया वराया थोड़ी लूंगा मैंने कहा सर मैं आपको अपने घर तक गाड़ी ले जा रहा हूं, आऊंगा 2 घंटे में आ जाऊंगा वापस, किराया कितना लोगे गाड़ी का? कह रहे सर टुच्ची बात करो, किराया क्या लूंगा? मैंने कहा पेट्रोल। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल कुछ नहीं डलवाना, तुम आ जाना टाइम से बस। तो ये होगा फ्री बेलमेंट जो पराग सर ने अपनी गाड़ी मुझे दे दी आने जाने के लिए। कोड क्या लिखवाया था इसका? मैंने तो अपने सुना है। इसका कोड लिखवाया था 25 तेरे गम लव आजकल सनम। उन्हीं बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए जिनका ब्रेकअप हो गया। 25 तेरे गम लव आजकल, कल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, सनम। तो ब्रेकअप वाले बच्चों को श्रद्धांजलि दी थी हमने, और ये हमने सेक्शन 25 का कोड है। बाकी टी से जी से इनसे क्या बनता है ये तुमने लिख ही रखा है। मान लो भैया ये क्वेश्चन आ गया, ऑनलाइन वाले बालक भी लिखेंगे। लिखो भैया, किताब बंद कर दो, किताब बंद करो, इस क्वेश्चन लिखो। मान लो हमने ऊपर वाले से प्रार्थना करी, भगवान करे यही क्वेश्चन मई 2023 में टपक जाए, और मैं यहां पे एक ब्रैकेट और लगा दूं, मई 2023, 4 नंबर 5 नंबर,
तो तुम कैसे लिख के आओगे? तुम्हारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन टपक गया तो हम तो कह रहे हैं टपक जाए, जब सामने है, पढ़ रहे हैं, लिखना आ रहा है तो टपक जाए, ये क्वेश्चन टपक जाए। कम से कम 4 नंबर में से 3 साढ़े 3 तो पक्के होंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कॉपी तुम्हारे हाथ में है। YouTube ऑनलाइन वाले बालक भी साथ साथ लिखेंगे। अनुज, सूरज, सुनील, स्काई, सुनील स्काई यही है कोई? कौन है? कहाँ है सुनील? सुनील कुमार यादव। अरे जो आपको अपना आइडिया हाँ? अपने आपको जो आइडिया दिया था कि सर आपके जैसा बंदा दिमाग से निकली शक्ल उसकी स्काई की। जो स्टॉक की बात करता रहता है। ओ भाई अगला चैप्टर भी करना है, जल्दी करो। 5:30 तक, 5:30। तो अगला चैप्टर तो रिवाइज करना है, एक दिन में एक ही चैप्टर रिवाइज करोगे? नशे में हो क्या? जल्दी लिखो भैया, जैन साहब जल्दी लिखो क्वेश्चन। क्या कह रही हो? जब तक जान। अच्छा ये है स्काई, ओके। कॉन्सेप्ट बताओगे किस कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट बता दो मुझे। कंटेंशन ऑफ ए इज वैलिड और नॉट? भाई इतनी देर 4 मिनट का मतलब है 6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 मिनट तुम निकाल चुके हो, एक नंबर के लिए तुम्हें 1.5 मिनट मिलेगा और तुम 6 मिनट निकाल चुके हो 4 नंबर के हिसाब से। ज़्यादा ज़्यादा 7 कर लेना बस, 7 मिनट से ज़्यादा थोड़ी टाइम लगा दोगे इसमें। हाँ जी, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? चेन्नई वर्सेस रामायण लग रहा है। क्या लिखा? शुरू ही ना हो पाए।
बहुत बढ़िया। मई में थोड़ी पेपर देना है, नवंबर में पेपर होंगे तुम्हारे कि 1 साल तक प्रैक्टिस करूंगा। पहले क्या लिखूंगा? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर टू है ना, सच एन एक्ट और सच एन एब्स्ट्रेन इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा? एज पर अफोर्सेड डेफिनेशन it is clear that consideration can be moved from any other person। ठीक है, राइट। फिर अगली हेडिंग क्या डालूंगा? चिनाया वर्सेस रमाया। कोई भी कैसे बना दोगे? हाँ, हमें इसमें केस लॉ का कंक्लूजन करना होता है या केस लॉ पूरा? फिर कंक्लूजन। इट वॉज हेल्ड दैट, या एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि कंटेंट छोटा पड़ रहा है तो एक लाइन में लिख दो, इन दिस केस एक्स वाई जेड करके लिख देना, है ना। एक्स गेव, तो इसमें अगर हमने केस लॉ का नाम लिखा तो हमें इसमें चिन्ह से रमाया के लिखना पड़ेगा? नहीं, लिखना चाहो लिख दो, एक्स वाई लिखना चाहिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिस केस एक्स गेव प्रॉपर्टी टू वाई, है ना। ऑन अ कंडीशन को बोलते हैं स्टिपुलेशन। ऑन अ स्टिपुलेशन दैट वाई विल पे एन्यूटी, मंथली पेमेंट को क्या बोलते हैं? एन्यूटी। वाई विल पे एन्यूटी टू जेड, राइट। तो इस केस में क्या हुआ? वाई डिड नॉट पे द अमाउंट एंड वाई ने पे किया, नहीं पे किया। किस रीजन के थोड़े कि वो जेड को पेमेंट देगा? रीजन बीइंग वाई डिड नॉट पे द अमाउंट एज जेड नॉट प्रोवाइडिंग एनी कंसिडरेशन टू वाई। अब ये था। अब इसको एक लाइन में लिखने के बाद कंक्लूड कर दो। इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, इट वॉज हेल्ड दैट कंसिडरेशन डिमांडेड, कंसिडरेशन डिमांडेड बाय वाई already moved from x which is a stranger to consideration। इससे क्या निकल के आया? डिमांडेड रिसीव फ्रॉम x, ये लिख दिया मैंने, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट consideration can be moved from any other person and stranger to consideration, इस केस में जो बोला x is valid, ये लिख दिया मैंने। 4 मार्क्स। तुम्हें लग रहा है बड़ा, पर बड़ा है नहीं, आराम से लिखा था जल्दी जल्दी। अब क्या लिखना है? एनालिसिस बोलो। इन द प्रेजेंट केस, इन प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है?
लैंड प्रॉपर्टी टू ए। ये लिखोगे। ये रहा प्रोविजन, ये रहा एनालिसिस, और ये रहा कंक्लूजन PAC। ये तो मैंने लिख के बता दिया तुम्हें कैसे लिखना है, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, है ना, चिनाई वर्सेस रामायण लिखना पड़ेगा। अब ये रहा, इस प्रेजेंट केस में क्या है, मिस्टर सिंह हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद A बट B हैज नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन टू A, बट कंसिडरेशन कहां से फ्लो हो चुका है, तो जज साहब कह तो रहे हैं भाई S ने A को क्या कर दिया, सिंह ने A को क्या कर दिया, कंसिडरेशन दे दिया, है ना। सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी सफिशिएंट टू पे द एन्यूटी बाय टू B, ठीक है। द स्ट्रेंजर टू बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मे एनफोर्स इट। समझ गए। अब ये बताओ, ये थी मम्मी, ये थी बेटी, भाई इधर, ओ भाई, और ये थी मौसी। मम्मी की जगह किसका नाम लिखूंगा यहां, मिस्टर सिंह। बेटी कौन है, A, और मौसी कौन है, B। बस, तो मम्मी बेटी मौसी में मुझे क्या करना है, नाम बदल देने हैं, खेल खत्म। तो प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, सिंपल। ये लिख दिया मैंने प्रोविजन, है डेफिनेशन से, 2D से, 2D लिखा, फिर उसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया एनी अदर पर्सन को, प्रोविजन। ये तो डेफिनेशन लिखी, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, डेफिनेशन की आखिरी लाइन। यहां तो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना पूरी। कहां से शुरू होती है डेफिनेशन, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर से, एंड कहां होती है, सच एन एक्ट और एब्सटेन इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, वहां तो पूरी डेफिनेशन लिखी। फिर डेफिनेशन से चुराया एक वर्ड कि अफोर्ड से डेफिनेशन में एक वर्ड आया एनी अदर पर्सन, तो मैंने डेफिनेशन से एनी अदर पर्सन को चुराया, और फिर उसको चुराने के बाद फिर उसका केस लिखा चिनाया वर्सेस रामाया, जो मैंने यहां के साथ यहां लिख दिया। फिर इन द प्रेजेंट केस तो बहुत आसान है, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर सिंह ने प्रॉपर्टी दी किसको, A को, कि भैया B को एन्यूटी भरता रहियो। मिस्टर A को एन्यूटी भरनी पड़ेगी B को, क्योंकि B का जो कंसिडरेशन है मिस्टर सिंह ने दे दिया प्रॉपर्टी नाम कर, तभी तो क्या है, चिनाई वर्सेस रामाया। कंक्लूजन क्या लिख दिया, मिस्टर A हैज टू पे द एन्यूटी। अगर क्वेश्चन में पूछा गया B के बारे में बताओ, तो आप कहोगे मिस्टर B हैज विन द केस एंड एलिजिबल टू रिकवर द अमाउंट। है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिए हैं, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। मैंने तुम्हें हर चैप्टर के साथ क्वेश्चन दिए हैं, पिछले जन्म की केस स्टडी दी है, उसमें 65 केस स्टडी है, पिछले जन्म की 65 केस स्टडी 1980 से लेकर अब तक की, और ये मैं हर चैप्टर के साथ 7-8 केस स्टडी है, तो 100 से ऊपर केस स्टडी है तुम्हारे पास किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का ही। फिर MTP RTP वो अलग आ गई इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उसके अलावा जो टेस्ट में देता हूं वो भी बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन होते हैं, जो तुम्हारी केस स्टडी या बुक में नहीं होते, वो एक्स्ट्रा होते हैं अलग से। तो इतनी केस स्टडी कर ली, एग्जाम में तुम्हें 100% सेम मिलेगी, नाम बदल के। तुम कह नहीं सकते सर आपके नोट्स में से क्वेश्चन, हर बार 100% पेपर लॉ का मेरे नोट से बनता है। हर बार पेपर के आते अगले दिन मैं डाल देता हूं की सॉल्यूशन ऑफ लॉ पेपर, और अपने नोट से कंपेयर कराता हूं। पिछले वाला देख लेना, पिछले वाले देख लेना, नवंबर 2022 में आया था,
मैंने डाल दिया, तुम देख लेना यूट्यूब पे मेरे चैनल पर। तो क्वेश्चन होते हैं या मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर कि आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा अपने नोट्स में पेज नंबर दिस पर, ये केस स्टडी है और ये क्वेश्चन है। पेज नंबर के साथ बता देता हूं, पेज नंबर के साथ। हाँ, और तुम्हारा पेपर ही बता दूंगा पेज नंबर के साथ। अरे मान लो अब यही अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चा कह रहा है सर पता नहीं कहां से आ गया, तो भाई उसके लिए है, तुम्हारे जैसे नहीं, उस नालायक के लिए ये कि भाई ये रहा क्वेश्चन, ये रहा केस लॉ सुप्पू वाला, ये रहा ये वाला क्वेश्चन, और ये अपने नोट्स में है ना, यही क्वेश्चन अपने नोट्स में और यही कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में यहां लिखा है भाई। कौन से पेज पे लिखा है? यही क्वेश्चन अपने नोट्स के पेज नंबर 53 पे लिखा है और नोट्स तुम्हारे पास भी है। तो भाई वो नालायक पढ़े ना तो मैं क्या करूं? अब तुम ये तो नहीं कह सकते सुप्पू वाला केस नहीं पढ़ाया तुम्हें मैंने, ना रेगुलर क्लास में पढ़ाया ना रिवीजन में पढ़ाया, ऐसी तो कोई बात है नहीं ना। अब सुप्पू वाला, अब ये आ गया क्वेश्चन, अब मान लो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया केस लॉ, डायरेक्ट क्वेश्चन की तो बात ही नहीं, यही केस लॉ आ गया। अबे शॉपिंग मॉल बन रहा है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव जो क्लास में कई बार चीख चीख के बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, चिनाया वर्सेस मैं दुर्गा, अब तुम कह दो दुर्गा प्रसाद क्या है सर? तो भाई तो नलायकी वाली हद है ना। और पेज नंबर 53 भी मुझे बताना पड़ता है कि ये क्वेश्चन अपनी बुक के इस पेज पे लिखा है, तुम्हारे साथ 10 महीने तक ये क्वेश्चन रहा। अब 10 महीने में 10 बार ना तो 5 बार तो पढ़ सकते हो। एक बार मैंने पढ़ाया, एक बार टेस्ट में पढ़ा, फिर एक बार फुल कॉन्टेंट के टेस्ट में पढ़ा, फिर एक बार फुल लॉ के टेस्ट में पढ़ा, फिर एक बार रिवीजन में पढ़ा, तो 5 बार तो मैं ही पढ़ा देता हूं तुम्हें। तो पेपर क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस मेरे को मेहनत नहीं करनी मुश्किल ही है। मुश्किल क्या है? मेहनत मुश्किल है, पेपर मुश्किल नहीं होता, मेहनत मुश्किल होती है। वो ही नहीं करता मैं कि मुझे पता रहा ये मिस्टर ए बी और सिंह वाला क्वेश्चन चिनाया वर्सेस रमाया से कंपेयर होना है। मैं ये मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे क्वेश्चन का आंसर पता है सर। क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होगा, मेरी 100% गारंटी है ना। लेकिन उसमें तुमने मेहनत नहीं करनी किसकी? उसे याद करने की, एनालिसिस की याद करने की मेहनत नहीं करनी। याद तो हो गया, प्रैक्टिस नहीं होगा। हाँ, तो अभी 1 महीना है, कौन से क्या कहते हैं, कल पेपर है। 1 महीने में 100 पेज का रजिस्टर भरा जा सकता है और चारों सब्जेक्ट का भरा जा सकता है। 100 पेज का 400 पेज भरे जा सकते हैं। और जिसमें हिमांशु भैया तुम्हें झाड़ू पोछा नहीं लगाना, ना तुम्हें हॉस्टल के बच्चों के लिए खाना बनाना, ना तुम्हें हॉस्टल में झाड़ू पोछा लगाना, और तुम्हारे पास 24 घंटे और सबके पास 24 घंटे। 400 पेज 1 महीने में भरे जा सकते हैं आराम से। अकाउंट्स, इको और ये मैथ्स और लॉ के मिलाकर 400 पेज। कौन कॉम्पिटेंट, कौन अगला चैप्टर शुरू करते हैं? ऑनलाइन वाले बाल को इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सर, इधर ध्यान देंगे सर। हाँ, कौन कॉन्टेक्ट कर, तुम्हें कुछ भी नहीं, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया बिल्कुल वैसे ही तुम्हें क्या करना है, प्रोविजन पे फोकस करना है। एनालिसिस तो सेम बात है। कौन कॉन्टेक्ट करने लायक है सर? 18 प्लस कॉन्टेक्ट करने के लायक है, जो दिमागी तौर पर साउंड है कॉन्टेक्ट करने के लायक है, जिसे कानून ने मना नहीं किया कॉन्टेक्ट करने के लायक है। सेक्शन 10 ने बोला कंपिटेंट टू कॉन्टेक्ट होना चाहिए। सेक्शन 11 ने बोला ये लोग कॉन्टेक्ट करने के लायक हैं। यानी आज का अगला पड़ाव है 10 प्लस सेक्शन 11 प्लस सेक्शन 12 प्लस सेक्शन 68। दिस इज द सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। 10 बस इतनी सी बात कहता है, 11 ने यह बात कह दी कौन कॉन्टेक्ट करने लायक होता है, 12 बताएगा अनसाउंड कौन होता है, और सेक्शन 68 बताएगा नेसेसिटी ऑफ द माइनर के बारे में। छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान है, कंसिडरेशन वाले चैप्टर से तो बहुत आसान है। सर पहली बात आती है माइनर की।
माइनर का दुनिया का सबसे बड़ा केस जो चप्पे चप्पे के बच्चे को पता रहता है, भाई ये भी भर लाना पीली वाली, हाँ खाली करके भर लाना, पुराना हो गया ना। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मोहिरी बीबी ने लोन दे दिया, उसने पेपर गिरवी रख दिए, इट वॉज हेल्ड दैट मनी एडवांस टू द माइनर कैन नॉट बी रिकवर एज कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड। बहुत ही टुच्चा केस लॉ, कई बार 10 बार हम ये केस लॉ पढ़ चुके हैं। अगली बात माइनर की, माइनर की अगली बात कहती है सर क्या माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है? भैया माइनर ही बेनिफिशियरी हो सकता है। माइनर इज ऑलवेज द प्रोमिसी, कैन नेवर बी द प्रोमिसर। बात समझ में आई? तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर लॉ कहीं भी उसे रोकता नहीं है। लॉ कहीं भी इस बात के लिए रोकता कि माइनर बेनिफिट ले सकता है। माइनर लाइबिलिटी, माइनर के सर पे लाइबिलिटी चढ़ नहीं सकती, पर माइनर किसी और के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ा सकता है। जज सामने का माइनर कैन बी अ पेई, बच्चे के नाम पे चेक काट दो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके उसे कह दो मैं पैसा तेरे को दे दूंगा, बच्चे ने तुम्हें बिल दिया एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चा एंडोर्स ही हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बच्चा प्रोमिसर, एंडोर्सर है ना, और बिल और एक्सचेंज में अपने ऊपर लायबिलिटी चढ़ाने वाला नहीं हो सकता, एक्सेप्टर नहीं हो सकता। मनी एडवांस दिया है बच्चे को, उल्टा कर दो, बच्चे को मनी एडवांस दिया है मोहिरी बीबी ने, तो मोहिरी भी रिकवर नहीं कर सकती, पर मोहिरी बीबी को बच्चे ने एडवांस दे दिया तो बच्चा मोहिरी बीबी से रिकवर कर सकता है। यानी माइनर इज अ बेनिफिशियरी बट माइनर कैन नॉट बी अ प्रोमिसर। बात समझ में आ गई? बच्चा पार्टनर बन सकता है, अब भी शक है तुम्हें, अब भी मुझे तुम पे शक होता है कि भाई साहब नलायकों को पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा पढ़ा के ये हालत है तुम्हारी। बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे के साइन वॉइड होते हैं डीड पे गए। और बच्चे की जान लेगा क्या? हाँ सर, बच्चा कोर्ट में बोल सकता है बच्चे की जान लेगा क्या, यानी बच्चा कोर्ट में सिर्फ एक ही बात बोलेगा, मैं सर बच्चा हूं। माइनर को कोई दुनिया की कोई ताकत, कोई वकील, कोई कोर्ट माइनर को यह कहने से नहीं रोक सकती, नॉट एस्टॉप्ड, माइनर इज नॉट एस्टॉप्ड, माइनर को यह कहने से नहीं रोका जा सकता कि वो बच्चा है। बस बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि जज साहब मुझे कोर्ट में से एक ही बात बोलनी है, भैया मैं बच्चा हूं। ठीक है, प्लीड का मतलब होता है इमोशनल रिक्वेस्ट, तो बच जाएगा। अब इसके कुछ केस लॉ है, अब इसके भैया कुछ केस लॉ है। पहला केस लॉ खानगुल वर्सेस लखा सिंह, जिससे हमने वर्ड जाना स्टेटस क्यू एंटे, स्टेटस एज बिफोर। ठीक है, इन भाई साहब ने क्या किया, बहुत ही गड़बड़ वाली बात करी। क्या करा था इनने बताओ, बोलो बोलो। झूठी एज दिखाई। अरे भैया क्या भूल गए भाई नलायकों, क्या किया था खानगुल ने? झूठी एज दिखाया। क्या बोला था झूठी एज दिखाकर? सामान ले लिया। तो जज साहब ने बोला भले ही माइनर ने झूठी एज दिखा के सामान ले लिया, पर माइनर को फिर भी नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, एक भलाई का काम कर सकते हैं तुम्हारे साथ, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रेसेबल है। इसलिए देखो ब्लू कलर से बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रेसेबल है तो माइनर से वो प्रॉपर्टी लेके दुकानदार को वापस दी जा सकती है, लेकिन माइनर को हाथ नहीं लगा सकते आप, है कि नहीं बात? सेम बात हुई लेजली वर्सेस शेल में, सेम बात बोली, माइनर ने उधार ले लिया, अगर झूठी एज दिखाकर, झूठी एज दिखाकर, तो अगर वो पैसे माइनर के पास ट्रेसेबल होंगे तभी वो रिकवर होगा, अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो रिकवर नहीं होगा। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? माइनर से पैसे वापस लेना कानूनी भाषा में बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। याद आ गई बात? सेक्शन 65 रिफंड, याद आ गई बात? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सर?
जो मैंने लिया मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, जो तुमने लिया वो तुम मुझे वापस दे देना। वापस लेन देन को रेस्टिट्यूशन यानी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है। सेम बात है, पढ़ के देख लो। मोटरसाइकिल ले ली, झूठी एज दिखाकर पकड़ा गया, मोटरसाइकिल वापस आ गई। ठीक है। अगली बात, एक बालक मुझसे कह रहा है सर मुझे अभी पढ़ा दो, मैं बालक हूं, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर मैं आपकी फीस ना दूं ना तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरे ऊपर केस कर देना आप। मतलब आपको पता लगे मैं सीए बन गया, पैसे कमा रहा हूं, लेकिन आपकी फीस फाउंडेशन की अभी तक नहीं दी मैंने, केस कर देना मेरे ऊपर। और मैं लिख के दे रहा हूं कि मैंने सर की फीस नहीं दी तो सर मुझे जीवन में कभी भी केस कर सकते हैं, और मैं एक्सेप्ट करूंगा उस केस को, लायबल हूं पे करने के लिए। मैंने कहा चल ठीक है भाई, क्या केस कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही वॉइड है। जो ओरिजिनल है जिसका बाय प्रोडक्ट न्यू केस लॉ बनेगा वो इसलिए वॉइड हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनली ऑटोमेटिकली क्या है, क्योंकि ओरिजिनल जब बनाया गया जब वो मेजॉरिटी में। तो जैसे हमने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जब बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बच्चा बच्चा था, और बच्चे के एग्रीमेंट क्या होते हैं, बच्चे के साइन वॉइड होते हैं। सर क्या कर रहे हो कि बड़े होके कर दूंगा, ये नाटक मत करो। केस का नाम था इंद्रन स्वामी वर्सेस अतिप्पा चेटरी, केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट उसके गार्जियन कर सकते हैं? सर्टेन केसेस में वैलिड होंगे, और वो सर्टेन केस पता क्या है, जब बच्चे के फायदे के लिए हो। यानी कि माँ बाप बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे अगर वो बच्चे के फायदे के लिए हो। अगर वही माँ बाप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चे के नुकसान के लिए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कि भैया मम्मी पापा कह रहे हैं मैं ये घर खरीद रहा हूं, मैं पैसे ना दूं तो मेरे बच्चे को जेल कर दियो। बच्चे के 2 हेक्टेयर लगाए, अबे जेल नहीं जाता अपने बाप के लिए, जिंदगी भर से तुझे खिला पिला रहे हैं। जैसे हमने कहा क्या कर रहे हो सर, बच्चे के फायदे के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बच्चे के अगेंस्ट नहीं कर सकते। नहीं, अगर वो ये लिख दे कि मैं इमोरल प्रॉपर्टी ले रहा हूं, अगर मैं पैसे ना दूं तो बच्चे को जेल कर देना। नहीं ये चीज नहीं लिखी, बस ये लिखा कि बच्चे के नाम पे ये इमोरल। हाँ तो ले लो, तो बच्चे के फायदे के लिए हो गया ना वो। तो सर लिखा ये वॉइड है, वॉइड लिखा है कहाँ दिखा देना, बच्चे के फेवर के लिए कर सकते हैं। सर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो गार्जियन है वो इमोरल प्रॉपर्टी के लिए इसका, बट जो कोर्ट जो गार्जियन अलॉट करेगा वो ले सकता है इमोरल प्रॉपर्टी बुक में। हाँ मोबाइल अभी दिखा दे रहा ना, तो बच्चे के बेनिफिट के लिए ना। अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन बोलो इसका। 68। अगर मैंने बच्चे को नेसिटी दी, नेसिटी बोलना क्या क्या होती है? फॉर्मल में, फिलोमेनी में, उसकी सेल्स, उसकी प्रॉपर्टी को सेल्स से बचाना, केस या वकील का पैसा, केस लड़ने का पैसा तुम्हें बचाने के लिए लड़ रहा है, या फिर अंतिम संस्कार का पैसा। जज ने बोले सब नेसिटी होती है। अगर तुमने ये नेसिटी किसी बच्चे को दी है तो क्या मैं उससे रिकवर कर सकता हूं? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से। तो क्या लिखोगे इन सब केसेस में? माइनर नॉट लायबल। फिर कौन लायबल होगा? हिज बेड डेट, भूल जाओ, ये लिखी बात। अभी बताओ, हालांकि इसमें लिखा है मैरिज ऑफ फीमेल, लेकिन अब मैरिज एक्ट ने ही माइनर की मैरिज को खारिज कर दिया, तो ये वाली बात कॉन्ट्रैक्ट की ओवर रूल कर देता है मैरिज एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस बात में, कोई मैरिज एक्ट ने 21 साल की उम्र बना रखी है, तो माइनर वाली बात यहां खत्म हो जाती है। यही बात जो मैंने तुम्हें बता दी, यही बात इन केसेस लॉ में लिखी। अब जो नैश वर्सेस ईमान था, इसमें माइनर को कितने सूट मिले? क्या 11 सूट
11 कोट क्या नेसिटी होती है? बोलो। नहीं वो नहीं लग्जरी होगी सर। जज साहब ने बोला भाई 11 कोट नेसिटी नहीं होती। तो नैश वर्सेस ईमान में टेलर भैया हार गए। नेसिटी में क्या आ गया सर? केस लड़ना भी नेसिटी में, केस डिफेंड करना भी नेसिटी में, ठीक है ना। प्रॉपर्टी को बिकने से बचाना भी नेसिटी में है। मेडिकल एजुकेशन और अंतिम संस्कार की क्रिया भी नेसिटी में है। क्या किससे क्लेम करना है? माइनर की प्रॉपर्टी से क्लेम करना है, माइनर को टच नहीं करने का। माइनर एजेंट बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए वो लेबर नहीं करेगा, एजेंट बन सकता है। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं होता, क्योंकि माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी। माइनर को तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भैया तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे मैंने पढ़ाया, अब तुझे मेरे घर पे बर्तन धोने पड़ेंगे, तुझे मैंने पढ़ाया है ना, अब तुझे मेरे ये काम करने पड़ेंगे, जा बैंक जा पैसे निकाल ला, बैंक जा पासबुक में एंट्री करा। ना ना ना, जज साहब ने बोला माइनर से कोई काम नहीं कर सकते आप। अच्छा तो माइनर के लिए कोई श्योरिटी बन सकता है? श्योरिटी ले सकते हैं, बट जो श्योरिटी लेगा वो डायरेक्टली लायबल थर्ड पार्टी। तो मैं ही तो हूँ श्योरिटी कि मैंने कहा सर इसको पढ़ा दो, अगर ये बच्चा पैसे ना देना पैसे मैं दे दूंगा, तो बिल्कुल सही बात है, मैं श्योरिटी बन गया, क्या दिक्कत है? माइनर का फायदा ही तो है इसमें। तो माइनर के लिए श्योरिटी बन, क्या माइनर किसी का श्योरिटी बन सकता है? नहीं, माइनर के लिए श्योरिटी बनोगे आप। और एक और बात, जब तक पापा मम्मी ना बोल दे, जब तक पापा ना बोल दे ये मेरा नालायक लड़का है या लड़की है, ये कोई भी उल्टे सीधे काम करे जिम्मेदारी हमारी है, हमें बताना आप। जब तक ये शब्द नहीं बोलेंगे माइनर किसी भी काम के लिए, इवन नेसेसरी के लिए भी अपने पापा मम्मी को लायबल या अपने पेरेंट्स या गार्जियन को लायबल नहीं कर सकता। तुम कल को बम फोड़ाओ है ना, तो जेल तुम्हारे पापा चले जाए, बहुत बढ़िया बात है कि नहीं बात? राइट। कल को तुम ये शीशे फोड़ दो कोचिंग के, ठीक है, जेल तुम्हारे पापा चले जाए, केस हम तुम्हारे पापा में, ये बहुत बढ़िया बात है। अब कसाब 17 साल का था, उनने 100 लोग मार दिए 9/11 में, जेब कसाब के पापा चले जाए, बहुत बढ़िया बात है। पापा कह रहे हैं मुझे क्या पता ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, आतंकवादी बन गए हैं, तो आतंकवादी की सजा उसके माँ बाप को थोड़ी दोगे। तो जज साहब ने ये लिख रखा है यहाँ पे भी, माइनर के माँ बाप लायबल ना है भाई, जब तक कि माइनर के माँ बाप खुद ना बोल दे कि हमारा बेटा हमारा एजेंट है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। माइनर और माइनर के पापा या कोई गार्जियन मिलके कांटेक्ट करेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? वो एडल्ट जिम्मेदार होगा, माइनर। मैं याद आ गई बात, मैंने और बच्चे ने मिलकर कार खरीद ली, बच्चे के साइन भी करा दिए, मेरे साइन भी हो गए, तो कार की किस्त कौन भरेगा, बच्चा या मैं? ये लिखी बात। वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर नॉट द माइनर। आगे बात, माइनर शेयरहोल्डर बन सकता है? अरे पैन कार्ड बनाना जरूरी है, लेकिन माइनर को शेयर गिफ्ट में दिए जा सकते हैं अगर वो शेयर फुल्ली पेड हो। फुल्ली पेड समझ के क्यों लिखा है? ताकि उसके ऊपर कॉल इन एरियर की जिम्मेदारी ना आए। अब माइनर के मजे आ रहे हैं? तो तुम्हारे जैसे खतरनाक माइनर बम फोड़ के भाग गया, बगल वाले की घंटी तोड़ के भाग गया, तो जज साहब ने कहा ओ भाई तू बालक है, आतंकवादी क्यों बन रहा है? तो जज साहब ने कहा सामाजिक तौर पर कुछ भी गलत करोगे, पड़ोसी का नुकसान करना, स्ट्रीट लाइट फोड़ देना, ठीक है, अगल बगल में बम पटाखे फेंकाना, किसी के शीशे तोड़ देना, इसे बोलते हैं सिविल टॉर्ट। क्या बोलते हैं? सिविल रॉन्ग। इसका केस आया हगीज, जो तुम बचपन में पहनते थे। एक भाई साहब बच्चा घोड़ा लेके आया, घोड़ा देने वाले ने बोला भाई घोड़ा चला लियो, इसे पहाड़ी से मत कूदा दियो। कभी सोचे रानी लक्ष्मीबाई का चेतक है, चेतक ना भाई है, चेतक ना है ना, इसकी ट्रेनिंग है पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे कूदने की।
बच्चे ने, भाई ने पहाड़ी से कूदा दिया उसे, खुद नहीं कूदा, पहाड़ी से कूदा दिया। देखता हूं चेतक तो नहीं है। अरे भैया चेतक को तो रानी लक्ष्मीबाई ने ट्रेनिंग दे रखी होगी, भाई कभी ऐसी इमरजेंसी है तो कूद जाइयो जान लगा के। और तुम हर घोड़े को थोड़ी चेतक बना दोगे। अब भैया बताओ सिविल रॉन्ग है कि नहीं है? तो जज साहब ने कहा माइनर विल बी लायबल, इसके लिए बनाई जाती है बच्चा जेल, है ना, जो 18 साल से नीचे की जेल होती है। इसमें बताओ सिविल रॉन्ग है कि नहीं है? एक बालक घोड़ा चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए लाया और घोड़े को दौड़ते दौड़ते चोट लग गई, घोड़ा बेहोश। अब ये सिविल रॉन्ग नहीं है। घोड़ा क्यों दिया तुमने मुझे? बच्चा कह रहा चलाने के लिए दिया, चलाने चलाते अब ये गिर गया। वो तो मैंने थोड़ी गिराया, तो खुद गिरा चलाते चलाते। तो जज साहब ने कहा इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, कि इसमें कोई सिविल रॉन्ग नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। अगला है मुन्ने भाई। ओ मुन्ने भाई, सेक्शन 12 बोलता है अनसाउंड माइंड कौन होता है, उसके लिए जानना जरूरी है साउंड माइंड कौन होता है। अगर किसी चीज को तुम समझ रहे हो और उससे ये फायदा निकाल रहे हो कि इससे मेरा क्या है, फायदा है, तो बंदा क्या होगा? वो साउंड होगा। इसका मतलब एक बंदा कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सेक्शन 12 के हिसाब से? जब वो साउंड हो। अब कुछ कैटेगरी आती है, कुछ लोग यूजुअली तो अनसाउंड होते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, ओकेजनली वो साउंड हो जाते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे जब वो यूजुअली साउंड होते हैं। यूजुअली साउंड कौन हो गए? लेकिन वो ओकेजनली अनसाउंड होते हैं। मुन्ना भाई ओकेजनली कब अनसाउंड होते हैं? जब उन्हें गांधी जी दिखते हैं। तो मुन्ना भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होंगे? जब वो साउंड होंगे। कोर्ट में प्रूफ कौन करेगा कि मैं साउंड हूं अनसाउंड हूं? गलत जवाब। मैं क्या पढ़ रहे हो तुम? जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो प्रूफ करेगा कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुन्ना भाई साउंड था। मुन्ना भाई क्या करेगा? कुछ भी। मुन्ना भाई तो कहेगा मैं तो अनसाउंड ही था। उल्टा ही बोल रहे हो। तो वो प्रूफ कर दे, उसे प्रूफ करना है। जज साहब कह रहे हैं तो मजे लेने जरूरी थे। जब तुझे पता है बीच में पागल हो जाता है तो उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। कोई और ना मिला तुझे? दुनिया में कोई चीज तेरा सामान कोई और बेच ही ना सकता। तो जज साहब ने कहा वो प्रूफ करेगा। अनसाउंड की 3 कैटेगरी बनाई, लुनेटिक, इडियट और लुनेटिक में होता है जो मेंटल स्ट्रेन, जैसे डिप्रेशन। इडियट होता है जो परमानेंटली अनसाउंड होता है बचपन से ही। और ड्रंकर मतलब शराबी। शराबी पर्सन ड्रिंक करने के बाद भी इंटॉक्सिकेट मतलब जो कबीर सिंह होते हैं इंजेक्शन लगा लगा के लेटे रहते हैं। ये सब अनसाउंड की कैटेगरी में आते हैं। ये आया है नवंबर 2022 में, ये आया है केस स्टडी। केस स्टडी पता है क्या थी? मिस्टर एक्स है, यूजुअली वो अनसाउंड रहते हैं, अनसाउंड है। तुमने, इसने, हिमांशु ने उनकी मदद कर दी, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया और 1 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल भर दिया। हिमांशु wants to claim the money. H wants the 1 lakh rupee back. ले सकता है नहीं ले सकता? क्यों? बहुत सारे बच्चे लिख के आए एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड। हिमांशु पैसे नहीं ले सकता। आंसर है उल्टा। आंसर में देना है ये, अनसाउंड माइंड इज आइडेंटिकल विद द माइनर फॉर सेक्शन 68। आंसर में लिखनी है ये 2 बातें, यानी नवंबर 22 में ये 2 बातों के नंबर थे। अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड को रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, शेल्टर ये सब देता है, हाँ, ही मे एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट।
और अनसाउंड की प्रॉपर्टी लायबल होगी फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, यानी सेक्शन 68। तो इसका तो ये था ना कि 24 लाख का उसने दिया है और 4 लाख उसके पास है अनसाउंड माइंड वाले की प्रॉपर्टी निकालना, ये जो आपने क्वेश्चन बोला है। नहीं, मैंने तो ये बोला कि हिमांशु ने 1 लाख का बिल पे कर दिया, अरे हिमांशु को हटा, तो तुम्हारा नाम लिख लूं? क्वेश्चन था अनसाउंड माइंड और उसकी मम्मी भी है, तो उसने भी पे किया है, तो उसने 24 लाख पे किए है और लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी वो 4 लाख की थी। ये तो आपने 1 लाख बिल बताया है। अरे तो उसने एग्जाम्पल के लिए मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नवंबर 2022 से वो फीस आ गई। तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, किसकी प्रॉपर्टी से? अनसाउंड की, तो 4 लाख मिल जाएंगे, है ना। मुद्दा तो ये है कि मैं अनसाउंड वाले केस में स्टेट लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। सब इसमें बोले थे सेक्शन 68 इक्वल टू सेक्शन 11 प्लस सेक्शन 12 लिखना है। नहीं, पहले अच्छा ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा सेक्शन 10 कैपेसिटी, फिर लिखूंगा सेक्शन 11 एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड ab initio। फिर अगर तुम्हें लिखना है कि भैया अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन, फिर मैं क्या लिखूंगा? सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बोलता है? ओ भाई बात कर रहे हो इधर। सेक्शन 12 क्या बोलता है ना? सेक्शन 12 ये बोलता है, और सेक्शन 12 लिखने के बाद लिखूंगा सेक्शन 68 एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड if it is for necessary for the unsound mind and for his family also, then the person who provide the necessity, the person who person who provide the necessity can enforce the contract for the benefit and claim the money from the property। समझ में आई बात? फिर ये लिखना पड़ेगा। पूरे मिल जाएंगे प्रॉपर्टी से। वाह, लूट ले उसे ना, लूट ले उसे। मैंने फाउंडेशन पढ़ा तो नहीं, क्या कह रही है सर आप फाउंडेशन पढ़ाओ, साथ में इंटर की फीस भी मैं दे दूंगी। अब मना कर रही है, नहीं इंटर की फीस। अबे तुमने फाउंडेशन पढ़ाया था, फाउंडेशन की फीस दे दो, इंटर की फीस काहे दे रहे हो अभी? उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे, बात खत्म। अब जितना तुम्हें रिकवर कर लेना। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं होता, जिसे कानून ने कह रखा तू तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही मत लियो, चाहे तो 18 साल से ऊपर हो, साउंड हो, दुश्मन देश, डिप्लोमेट, कैदी और इंसॉल्वेंट। याद आ गई बात? अगर वॉर चल रही है तो वही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, टेंडू लीव्स, बीड़ी के पत्ते, अगर तुमने पाकिस्तान से बीड़ी के पत्ते मंगाए हैं तो क्या वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट फेवर में है? भाई टॉक्सिक चीजें मंगाना भले ही गवर्नमेंट अलाउ कर दे, तो पर वो पॉलिसी के फेवर में तो है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन हमने पाकिस्तान से मंगाया है आटा, दाल, चावल, गेहूं, ड्राई फ्रूट, कि भैया पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट बढ़िया उगते हैं, काजू, खजूर, ये सब मंगा लेते हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट है भैया, ये तो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में, ये तो जनता के, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो जितने दिन लड़ाई चलेगी उतने दिन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सस्पेंड। लड़ाई खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक रिवाइव। फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर कौन है सर? मिर्ची बेग, है ना। डिप्लोमेट, जिसे तुम पढ़ते भी हो कि भैया एम्बेसी के लोग जो होते हैं, तुमने एक नाम से पढ़ा है, एम्बेसी के लोग जिस जगह पे रहते हैं उसे इंडिया भी नहीं मानते, है ना। तो वो जो एम्बेसी के लोग हैं उन्हें बोलते हैं एम्बेसडर। अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इनके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। तुम इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, पर एम्बेसडर स्यू ऑन यू, वो तुम्हारे खिलाफ केस कर सकता है। ये लिखी बात। अगर तुम्हें इनके खिलाफ केस करना है
और जो नामुमकिन काम है तुम्हें वो मुमकिन करके दिखाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं फॉरेन डिप्लोमेट के ऊपर केस करना चाहता हूं। तो ये वाली लाइन याद रखेंगे, दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं पर हम उनके ऊपर केस फिर मर्दान, अगर मुझे कहीं सजा होती तो मैं इसी जेल में क्यों आता खुद को सरेंडर करने? मैं चाहता तो कहीं और भी मैं सरेंडर कर सकता था, यहीं क्यों आया? अब भैया शाहरुख खान ने कॉन्ट्रैक्ट किया वरदान के साथ डॉन 2 में, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सारे वैलिड है, क्योंकि एक कैदी जेल में होते हुए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कैदी कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब वो जेल से बाहर या तो पेरोल पे आ जाए या अपनी सजा काट के आ जाए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और आखिरी भैया, इंसॉल्वेंट, शिवाजी द बॉस है ना। अगर कोई व्यक्ति को कोर्ट इंसॉल्वेंट घोषित कर चुका है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? यानी कि कोर्ट के पास चली जाती है। तो जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी का केस कोर्ट में खत्म नहीं कर दिया जाता, उसके क्रेडिटर को रेशियो पैसा बांट दिया नहीं जाता, तब तक ना वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, ना वो किसी के ऊपर केस कर सकता, ना उसके ऊपर केस सकता, जब तक कि इंसॉल्वेंसी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसे ना मिल जाए। तो उसे आगे केस करने के लिए कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा? इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज, कैसा भी नहीं कर, एक टॉफी का भी नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन और लिख देंगे, जरा अपने नोट्स का ही लिख देंगे, पुराने जख्म की बातें। चलो पहला ही लिख देते हैं। ऑनलाइन वाले बालक भी पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जख्मों को हरा करेंगे। करिए भैया करिए। ऑनलाइन वाले बालक भी करेंगे सर, तो लिख के दिखा दो बस, लगाओ 68 लगेगा ये तो भैया। सर तो क्वेश्चन नहीं करता है सर, माइंड स्टडी कैसे कर रहा है? भाई मेरे पापा ने जब एमकॉम की थी ना तो माइनर ही थे, उन्होंने 18 साल में कर ली थी। पुराने जमाने में ऐसे हो जाता था। सर 12 साल एमकॉम 2 साल की होती है। एमकॉम फर्स्ट ईयर में आ गए थे जब वो 18 साल के थे, और 17 साढ़े 17 18 साल। हाँ आपने भी ऐसे किया? नहीं नहीं, नहीं। अच्छा एग्जाम में आ जाएगा बहन, तू लिख के आ जाएगी, क्वेश्चन गलत है लिख के आ। तो वो लिख देगा आंसर गलत है, तो ऐसे आंसर दे देगा, आंसर इज ऑल्सो वॉइड। और ज्यादा से गुस्सा आ गया तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं, अगले नंबर और काटेगा तुम्हारे। लिखो भाई हिमांशु भैया, लिखो, तभी जा पाओगे जब लिखोगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे भैया, लिखो। अनुज, जतिन,
यश, निशिता, मोहिरी वर्सेस नर्मदाज गोल। इंपॉर्टेंट नहीं भैया, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। कोई मांगा है तेरे पास भी एक केले दे। अबे दे दे। जल्दी लिखो, दिखाओ तभी जा पाओगे। ले लिया। आई क्यों? तो पेन अच्छी दोस्ती बताओ। सेक्शन 10 लिखेंगे तो सेक्शन 10 में सारे क्या करेंगे कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंसेशन के खत्म होगा। माइनर लिख के। हाँ मुझे नहीं पता भाई। कौन सेक्शन लगेगा ये तो तुम बताओगे, मुझे नहीं पता। आंसर ग्रुप में सेंड कर दिया। बहुत बढ़िया, देखते हैं कैसा लिखा है भैया। AMT फोटो भेज देते। AMT चलो मैं PDF खोल लेता हूँ, कोई नहीं। अच्छा उसका किया है, ठीक है, वो तो मैंने लिख के दिखा दिया ना। राइटिंग सुधारनी पड़ेगी AMT भैया। इन द गिवन केस सिमिलर टू द अबव केस, ये कोई लाइन नहीं बनी। द गिवन केस इज सिमिलर टू द अफोरसेड प्रोविजन लिखना पड़ेगा, अबव केस लिखना पड़ेगा, अफोरसेड प्रोविजन लिखना पड़ेगा। बाकी ठीक है। आफ्टरनून सर, माय नेम इज दक्षिल शर्मा और आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था इंस्टाग्राम पे। मेरे 100 आउट ऑफ 100 आया भी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लिख लिया भैया? दिखा दो। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा तो 8 मिनट में लिखना पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी, 8 मिनट में खेल खत्म करना है। ऑनलाइन वाले यूट्यूब वाले वाला कह रहे हैं हो गया सर, हो गया। स्नेहा कह रही है हो गया सर, बहुत बढ़िया। गार्गी कह रही है हो गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गार्गी, बहुत बढ़िया स्नेहा। अनुज स्काई मिष्टी मिशिता यूट्यूब पर, आदित्य। और क्या पास क्यों नहीं सकते? 1 महीना है, 1 महीने में कोई। अरे महाभारत खत्म हो गई 18 दिन में, तुम्हारे पास तो फिर भी 18 दिन से ज्यादा है। बताइए। प्रोविजन का है? कौन सा है? 11? नहीं, एनालिसिस का है। कंक्लूजन? ये तो कंक्लूजन, एनालिसिस का है। इसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। और क्या, केस लॉ है। बाकी ये दोनों सही है? पहले 11 बता दिया, फिर 68 बता दिया। हाँ सही है। 68 को थोड़ा और। पर्सन, चलो ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है। हाँ एनालिसिस और लिखो, प्रोविजन सही है। प्रोविजन सही लिखा है, एनालिसिस गायब ही कर दी, 1 नंबर ही गायब करवा दिया अपना। ये तो बताओ तुमसे पूछ क्या रहा है? देखो कैसे लिखा बताने का एनालिसिस। प्रोविजन में क्या लिखूंगा? रुक जाइए, 8 मिनट हो गए, अब क्या 3 घंटे रुकूंगा मैं? प्रोविजन में पहला क्या लिखा? सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। अभी बताऊंगा क्यों लिखूं। बताओ। एज पर सेक्शन 10, person who is capable, क्या कहता है? ओनली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंटेंट कंपिटेंट टू कॉन्टेंट है ना? It is an essential element that the person who is competent to contract can enter into contract. सेक्शन 11 बोलो, क्या लिखूंगा? बोलो। एवरी पर्सन इज एवरी पर्सन इज competent कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेंट to contract, who is of sound mind, age of majority and not disqualified by law. ये तो आसान सी डेफिनेशन, याद भी कर लोगे और तुमने याद भी कर रखी है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है।
फिर एक चीज जो तुम्हें ऐड कर देनी चाहिए एक लाइन में, इससे इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। एज पर मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, एग्रीमेंट विद द माइनर इज void ab initio. However, any person providing necessaries like food, cloth, shelter, medical, क्योंकि अपना ये क्वेश्चन किस पे है, एजुकेशन पे, तो एजुकेशन को बड़ा बड़ा लिखेंगे, एजुकेशन, मनी फॉर द फ्यूनरल, है ना, राइट, कैन रिकवर द मनी फ्रॉम, प्रॉपर्टी को बड़ा बड़ा लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, माइनर की प्रॉपर्टी से लेना है, नॉट फ्रॉम द माइनर। सेक्शन 68 ये बोलता है, इतना ही प्रोविजन बहुत है ना, राइट। अगर बहुत जोश में आ रहे हो तो लिख देना, कोट सूट ये नेसेसिटीज नहीं होती एज पर नैश वर्सेस ईमान। लिखा तो है, हाँ, एज पर सेक्शन 68 लिख देना, लिख तो दिया, फूड मेडिकल लिखा तो है, सेक्शन 68 मैंने बता दिया। अब बताओ एनालिसिस में क्या लिखूंगा, एनालिसिस में इधर लिख रहा हूं, ये स्टेप 1 हो गया, प्रोविजन लिख दिया मैंने। अब बताओ एनालिसिस में क्या लिखूं, एनालिसिस में वो लिखना है जो मैंने तुम्हें लिख कर दे रखा है, ये लिखना है एनालिसिस में। प्रेजेंट केस में मुझे बताओ कि कौन आ रहा है, एक्स माइनर है, किसने लोन पे किया, उसका एमकॉम की फीस किसने दी है, तो आप बोलोगे इन द प्रेजेंट केस, इन प्रेजेंट केस बी पेड फीस ऑफ एमकॉम फॉर द माइनर एक्स, राइट, एज पर अफोरसेड प्रोविजन, एज पर अफोरसेड प्रोविजन, एजुकेशन इज नेसेसिटी एंड जिसने पे किया है कैन रिकवर द मनी फ्रॉम, रिकवर द मनी फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, ठीक है, लिख दिया मैंने, ये रही बात। इन द गिवन केस माइनर हैज टेकन द लोन फॉर द कॉलेज फीस, और उसके बाद ये लिख दी मैंने बात कि सच कॉलेज फीस इज द नेसेसिटी एज पर द अफोरसेड प्रोविजन, एज पर द अफोरसेड प्रोविजन, देयरफॉर एज पर सेक्शन 68 नेसेसिटी कैन बी रिकवर, नेसेसिटी कैन बी रिकवर फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। कंक्लूजन में क्या लिखूं, वेदर बी वुड सक्सीड, बोलो, रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द, क्या बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है रिकवर, बी वुड सक्सीड, क्या लिखोगे, यस, लिखा तो है बी। कंक्लूजन क्या लिखूंगा, ये रहा, बी वुड सक्सीड टू रिकवर द लोन। अब प्रॉपर्टी उसकी कितने की है, 2 लाख की, तो लोन कितना लेगा वो, 10,000 का, तो 10,000 की तो रिकवरी करेगा वो, पूरी प्रॉपर्टी 2 लाख की थोड़ी बिकवा देगा। तो क्या किया हमने, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एनालिसिस 2.5 मार्क्स की होती है मोटा मोटी। एक मिनट रुक जाओ, 1 मार्क्स का क्या होता है आपका, वो प्रोविजन होता है 2.5 मार्क्स का, 1 मार्क्स का होता है आपका एनालिसिस, कि तुमने ऊपर वाली बात को नीचे से, और कंक्लूजन क्या होता है, आधे मार्क्स का। तो भाई क्या नाम है भाई तुम्हारा, आदर्श, आदर्श भाई तुमने 2.5 मार्क्स का
हिसाब किताब सही किया, तुमने आधे मार्क्स का हिसाब किताब सही किया, तुमने 1.5 मार्क्स का हिसाब किताब ही नहीं किया। हाँ, तुमने एनालिसिस नहीं लिखी, सीधा प्रोविजन लिख के कंक्लूजन लिख दिया। ये तुमने, तुम्हारे आंसर में ये मिसिंग है, या कह दो तुम्हारे आंसर में ये पार्ट मिसिंग है। कंक्लूजन 2 लाइन में लिखेंगे, एक लाइन में 1 नंबर मिल जाएगा। आधा नंबर, 2.5 मार्क्स का प्रोविजन, 1 मार्क्स की एनालिसिस, आधे मार्क्स का कंक्लूजन। मेरे हिसाब से यही क्राइटेरिया होता है ICI का 4 नंबर के क्वेश्चन। एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ऐसे को पता है प्रेजेंट केस में वही लिखना है जो उसने ऊपर लिखा होगा। हमने भी तो वही लिखा कि एक्स को क्या मिला, नेसिटी मिली। एजुकेशन क्या है, नेसिटी है। सेक्शन 68 कहता है नेसिटी रिकवर कर लो, एजुकेशन का पैसा रिकवर कर सकता है भी, हेंस वी कैन रिकवर द मनी। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। परसों पढ़ेंगे सेम टाइम पर चैप्टर नंबर 5, 6, 7 आए हैं। सेक्शन 10 एंड 11 हाँ, क्यों लिखे? क्योंकि 10 माइनर कौन होता है, बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। सर ये जो भी बात है अभी डेफिनेशन वो लिखेंगे। एक मिनट जाओ। ओके बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय। उम्मीद है चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, टाटा बाय बाय कर दो। हाँ तो मैच ये लिखा था, मैच करना सही है। एनालिसिस थोड़ी बड़ी कर दे भाई। हाँ, 1-2 लाइन और लिखो। 3-4 लाइन मत, एक नंबर एक लिख दो ना। अफोर्ड, इससे कंपेयर तो कर दो। दिस इज सिमिलर केस ऑफ अफोरसेड। टाटा बाय बाय।